সরে যাও, ট্রেন আসছে। दोस्तों आज है 19 जुलाई। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें करंट और स्टैटिक का मिक्सचर मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई उसके बारे में भी आप लोगों से बातें करूँगा। उससे पहले यहाँ पर ये बता दूँ कि जो भी आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है उसको आप लोगों को टकटकी लगाकर देखना है, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं मैं उसका आंसर आप लोग काफ़ी अच्छे से दे सको। और जैसे ही आप लोग आंसर दोगे तो आप लोग काफ़ी अंदर से कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। तो आंसर आप लोगों को अच्छे से देते हुए यहाँ पर चलना है। वीडियो के एंड में जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग बात करेंगे रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में, और इसी के साथ में आज के जो एसएलवी कमांडो हैं ये खुशी शानदार तरीके से इनके द्वारा खुशी खुशी में आंसर दिए गए, तो ये भी हम लोग देखेंगे। 5 नए शब्द भी आप लोगों को यहाँ पर वोकेबलरी के ऐड किए जाएंगे, जो कि आंसर राइटिंग या फिर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग की कोशिश करते हैं। तो डेली एटलीस्ट 5 शब्द आप लोग सुनिए, जिससे कि लिखिए, उनके ऊपर सेंटेंस बनाइए, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो इंप्रूव होती हुई काफ़ी हद तक नजर आएंगी। आर्टिकल कई सारे काफी इंपॉर्टेंट है। एक माइनॉरिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। संविधान से रिलेटेड आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट आर्टिकल से रिलेटेड। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में कवर करूंगा यहाँ पर, जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ में राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं आप लोग यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैकग्राउंड में होंगे, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आज बात करेंगे यहाँ पर मिजल्स के बारे में, बीमारी के बारे में काफी कुछ आप लोग यहाँ पर जान पाएंगे। और ऐसे डिजीज से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बड़ा ही बेहतरीन सा आर्टिकल होगा आप लोगों का ब्रिक्स के बारे में, जो कि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में है। तो काफी शानदार डिस्कशन ये रहने वाला है। इसी के साथ में वीडियो के एंड में आप लोगों को न्यूज एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है आप लोगों को बताने का कि आर्टिकल जितने अच्छे से सुनेंगे उतने ही अच्छे से आप लोग उनके आंसर भी दे पाएंगे। एक छोटी सी बात यहाँ पर देखिए, जैसे आप लोगों ने ट्रेन वाला इंसिडेंट अभी देखा स्टार्टिंग में, होता क्या है, नॉर्मली हम लोग बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं, और जल्दबाजी में हम लोग ऐसी जगह पर अपनी जान गंवा बैठते हैं जहां पर आराम से बचा जा सकता था। देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे कहीं पर सुनामी आ गई, ठीक है, कहीं पर भूकंप आ गया, इंसान सोते सोते मर गया, अपने हाथ में तो नहीं था वहां पर, चलो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अपने हाथ में कुछ था ही नहीं, ठीक है, कि एक तरीके से रात को कुछ ऐसा हुआ और इंसान जो है खत्म हो गया। पर लेकिन सोचो ऐसी जगह है जहां पर चलती हुई ट्रेन में से उतर रहे हैं, चलती हुई गाड़ी में से कूद रहे हैं, ट्रेन के आगे आगे, ऐसा है कि भीड़ में भी तेज गाड़ी चला कर जा रहे हैं। यार ये ऐसी ऐसी जगह होती है जहां पर इंसान अपने आप को बचा सकता है, और अपने आप को तो अपने आप को सामने वाले को भी बचा सकता है। पर लेकिन अक्सर हम लोग जो है लापरवाही करते हैं जल्दबाजी में, ऐसा लगता है कि देश हम ही चला रहे हैं, ठीक है, इतनी जल्दी में हमेशा रहते हैं। तो हमेशा अपने आप को यार एक ऐसे जोन में रखो, ताकि अपने ध्यान रखो कि हाँ आप लोगों के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। मैक्सिमम लोगों की डेथ उनकी होती है जिनके ऊपर जो है काफी लोग डिपेंडेंट होते हैं, और हमारे देश में ये आंकड़ा काफी बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा। बड़ी ही प्यारी सी यहाँ पर कोटेशन है, ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, और इसके बारे में आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं कहीं पर अगर आंसर राइटिंग के लिए बात करें एजुकेशन से रिलेटेड। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शानदार बात बोली गई है, और आप लोगों ने देखा होगा बड़ी ही प्यारी सी कोट रहती है इनकी, खासकर मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ से तो एक बहुत बड़ा सोर्स है मोटिवेशन का। बोला गया है वी वांट द एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, यानी कि एक तरीके से कैरेक्टर यानी कि चरित्र का निर्माण हो, ऐसी एजुकेशन चाहिए हम लोगों को। बात की जा रही है स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड इज इंक्रीज, यानी कि हमारा बुद्धि का विकास वहां पर होना चाहिए। द इंटेलेक्ट इज एक्सपेंड, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बुद्धि और मन दोनों के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो उसका एक तरीके से चरित्र बुद्धि मन सबका विकास बोला जा रही है, और इसी के साथ में बोला गया कि एक तरीके से कि बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस फीट, यानी कि अपने खुद के फीट पर हम लोग अपने खड़े हो सके, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम लोग दूसरे के ऊपर सहारा न बने। तो ये बातें यहां पर बात की जा रही है। तो इस तरीके की कोटेशन आप लोग यूज कर सकते हैं, हिंदी में लिखे तो हिंदी में और इंग्लिश में लिखे तो इंग्लिश में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक क्वेश्चन है इसका आंसर देना। बोला जा रहा है कि अरेंज करने आप लोगों को जो नेशनल पार्क है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, काजीरंगा, नामेरी, इसी के साथ में यहाँ पर दिहांग पटकई, और नेक्स्ट यहाँ पर मानस। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी कोई न्यूज में रहता है ऐसा एरिया, तो वहां से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बात बताओ, आप कपड़े जो है प्रेस किए हुए पहनते हो बिना प्रेस किए हुए पहनते हो? पूरे दिन में
जो काम करता हूँ उसमें नहाने धोने और एक्सरसाइज का टाइम निकाल लेता हूँ, वही बहुत बड़ी बात होती है। प्रेस व्रेस के कपड़े पहनने बंद कर दिए हैं आजकल ऐसे कपड़े पहनता हूँ जिनमें प्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है। बड़ा ही शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। टॉपिक को टकटकी लगाकर देखेगा क्योंकि पीआईबी का ये आर्टिकल है, और इसी के साथ में इस टॉपिक के एंड में क्वेश्चन होंगे जिनसे ये पता चलेगा ये टॉपिक कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। एक लिख रहा है कि सर टॉपिक सुनने के बाद में जब बाद में क्वेश्चन देते हो, जब उनको सोल्व करते हैं तो सर कॉन्फिडेंस आता है। इसी चीज़ के लिए तो ये काम किया जा रहा है ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो सातवें आसमान पे रहे और जो भी काम करो आप लोगों को वो शानदार हो। यही एक पर्पज भी है यार, क्योंकि अगर आप लोग जितने कॉन्फिडेंस में काम करोगे ना उतना ही प्रोडक्टिव आप लोगों का काम होगा। मान लीजिए कोई काम आप लोग करना स्टार्ट करते हैं और उस काम को करने में आप लोगों को नॉर्मली 5 घंटे लग रहे हैं। जब आप लोग उस काम को कॉन्फिडेंस के साथ में अपने माइंड को स्टेबल रख के करेंगे तो 5 घंटे का काम जो है 2 घंटे में भी आप लोग निपटा सकते हैं। वो नहीं है पूरे दिन किताब लिए बैठे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, पर जब ढंग से पढ़ने का मूड होता है तो 1-1 घंटे में भी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है अगर ये आप लोगों को समझना है तो यूपीएससी खुद इस टॉपिक के पीछे पागल है। उसने क्वेश्चन यहाँ पर 2018 में इससे क्वेश्चन पूछा, और जितनी यूपीएससी पागल है उतनी पागल हम भी हैं। हमने भी कई क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर बना डाले ताकि आप लोग अच्छे से इनको अटेम्प्ट करो, और आगे अगर फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओ। और आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछे गए रिसेंटली अभी, जो कि 1 पेयर 2 पेयर। तो इस फ्रेमवर्क में क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करोगे बिल्कुल यूपीएससी के लेवल पर, तो यार आप लोग इस लेवल की तैयारी करके वहाँ पर जा रहे हो तो आप लोगों का लेवल जो है, जो आप लोग ये कॉम्पिटिटर हैं उनसे नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय किया करो यार, जो भी आर्टिकल पढ़ाता हूँ ये सोचा करो वाह यार कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया जानने को मिलेगा, तो आप लोगों के अंदर भी एक नई ऊर्जा का प्रवाह आप लोगों को देखने को मिलेगा। न्यूज़ में क्यों है पहले ये जानते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इवेंट या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हो। ब्रिक एक ऐसा ग्रुप बन चुका है आज के डेट में जिसकी तरफ को दुनिया देखती है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 तो ऐसी कंट्री हैं जिनकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इंडिया और चाइना, और इसी के साथ में एक ऐसी कंट्री है जिसके पीछे दुनिया पड़ी हुई है, रसिया। और 2 ऐसे देश हैं जिनको कोई ज़्यादा न्यूज़ में रहते नहीं है, अपना अलग से एंजॉय करते रहते हैं इनके साथ में। पर लेकिन ये जो बीच के 3 हैं RIC, इनको आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। इनके बारे में सब कहते हैं OIC, इनके बारे में देखेंगे क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या हुई बात, हमारी कंट्री के जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी, उनके द्वारा ब्रिक की जो मीटिंग अटेंड की गई यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्टर थे उनके द्वारा यहाँ पर ये अंडर चाइनीज प्रेसिडेंसी के यहाँ पर देखने को मिली। यानी कि चाइना जो है यहाँ पर वो इसको ऑर्गेनाइज करा रहा था। बेसिक यहाँ पर ये सारी कंट्री मिली, यानी कि 5 की 5 कंट्री मिली, और मुद्दे बड़े शानदार रहे। मुद्दे ऐसे हैं जो कि हर एक इंसान के बारे में बात की जा रही है, खासकर जैसे कि जॉब क्रिएट करना, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में। कैसी जॉब? ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे एरिया में जॉब क्रिएट करना ताकि नेगेटिव इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट न पड़े, ठीक है। जैसे सोलर पैनल लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर सोलर पैनल बनाने वाले, सोलर पैनल लगाने वाले, तो एक तरीके से क्या हो गया, ग्रीन जॉब होगी। एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हो। लोगों का स्किल डेवलपमेंट करना, एक नई किसी ने किसी को कोई स्किल सिखाना, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी के साथ में लोगों के अधिकारों के, खासकर वर्कर के अधिकारों के बारे में बात करना। आप लोगों ने अक्सर कई बार सुना होगा कि हमारे देश के लोग जब बाहर काम करने जाते हैं तो उनको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती है कई बार, अगर बात करें, जो कि यहाँ पर एक तरीके से ना जो एक वर्कर की जॉब के उसमें जाते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो कई बार कई सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो कल को चलकर अगर हम लोग यहाँ पर अपनी कंट्री के स्टैंडर्ड कुछ ऐसे कर पाए कि सामने वाली कंट्री में अगर कोई हमारा देश, कोई नागरिक, अगर कोई हमारे देश का नागरिक वहाँ पर काम करने जा रहा है तो वो अच्छे लेवल पर वहाँ पर रेस्पेक्ट पाए। पढ़े लिखे लोग जाते हैं उनका तो सही है, पर लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं एक तरीके से, उनके पास में फिर भी कोई स्किल होती है, फिर अनस्किल्ड जाते हैं ऐसे घरों में काम करने के लिए, तो बड़ी ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो उन सब चीज़ों का भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली। आखिर अगर ऐसी मीटिंग होती है तो उससे फायदा क्या होता है? पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ग्रीन जॉब रहेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तरीके से स्किल डेवलपमेंट होगा और उनके अधिकार के बारे में बात करेंगे। 3 तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे मैंने बताया अभी, तो यहाँ पर एक तरीके से हम जा रहे हैं तो हमारा एक स्टैंड भी वहाँ पर होता है कि हम लोग कैसे काम करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी लोग हमारे देश के वहाँ पर हैं, पेंडेमिक वहाँ पर फेस कर रहे हैं हर एक लेवल पर या फिर अपने देश में, एक तरीके से उसके ऊपर फोकस देना है, कैसे इस चीज़ को टैकल करना है। फ्री राशन वगैरह प्रोवाइड कराया गया, MG नरेगा के ऊपर काम किया गया ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं
अगर हमारे देश में आ रहे हैं तो यार उनको प्रॉपर एक प्रक्रिया के थ्रू यहाँ पर उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि कोविड-19 ने अच्छे अच्छे इंसानों की खस्ता हालत कर डाली। तो सोचो उसके बारे में, जो कि एक सड़कों पर घूमकर अपने सामान बेचने वाला है, तो उसको लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री सेवा निधि स्कीम चलाएगी ताकि उनको भी एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें लाएगी कि गलियों में घूमने वाले, सामान बेचने वाले, आप लोग देखो ना कई बार ये बुढ़िया के बाल वगैरह जो बेचते रहते हैं, रेवड़ी वगैरह बेचते रहते हैं, बुढ़िया के बाल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको खाया किसी ने तो वो वाली चीज़ जो बेचते हैं, सड़कों पर आते हैं, कोई मतलब टिक्की, बिंदी, चूड़ियाँ गांव में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, या फिर कपड़े बेचते रहते हैं, सूट सलवार, बेडशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें अक्सर अगर आप लोगों ने चीज़ें नोटिस की हो तो ये अब काफ़ी कम हो गई हैं पहले के कंपेयर में। एक तो लोग जो है ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खरीदने लगे, ठीक है। पहले वरना आप लोगों ने देखा हो गांव में अक्सर क्या होते थे, चूड़ियाँ पहनाने वाले आया करते थे, ठीक है। जैसे मुझे अभी याद है, अब तो खैर चीज़ें मतलब ना के बराबर हो चुकी हैं, कि कुछ ऐसे रहते थे कि हाँ घरों पे आएंगे इस टाइम पे कि हाँ चूड़ियाँ पहना के जाना है सबको, जो जो चूड़ियाँ पहनती है। तो इस तरीके से कंडीशन रहती थी। तो जैसे मोहल्ले की कई सारी जैसे औरतें हुआ करती थी, ताई हो गई, उनकी फिर जो 2-4 जानने वाले हो गए, तो सभी इकट्ठे होते हैं कि अच्छा उस दिन वो चूड़ियाँ पहनाना आएगा, सारे पहन लेंगे, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलती थी। पर लेकिन अब ये सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट है कि लोग जो है ऑल्टरनेटिव काम की तरफ को ज़्यादा जा रहे हैं एज कम्पेयर टू जो एक ट्रेडिशनल काम किया करते थे, क्योंकि उनको वहां पर ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा रेवेन्यू नहीं देखने को मिला। और कोविड-19 ने तो और भी कहानी यहाँ पर खराब कर दी। मैक्सिमम चीज़ें आज के डेट में लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, जाकर सारी चीज़ें उनको मिल जाती है एक जगह इकट्ठी, वो भी बिना किसी बार्गेनिंग के। ओके, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट काफ़ी बड़ा पड़ रहा है यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर, खासकर ग्रीन जॉब जो है उसके ऊपर फोकस देना ज़्यादा जरूरी है। और जब ग्रीन जॉब मैंने अभी बताया यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को क्रिएट करना है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें अलग अलग कैटेगरी में, आप लोग यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर कार्बन को कम करने की बात की जाए, यानी कि डीकार्बनाइज किया जाए चीज़ों को। आप लोगों को पता है ना 2070 तक हम लोगों ने कसम खाई है कि कुछ भी हो जाए भाई साहब 2070 तक ना हम लोगों को कार्बन एमिशन को जीरो करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो अकेला तो है नहीं कि अकेला इंसान को ही कर देगा, मोदी जी अकेले कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट तो करेंगे ही करेंगे, हम लोगों को भी अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये बात की जा रही है सेक्टर काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब, तो अलग से फोकस दिया जा रहा है। और इसी के साथ में स्किल डेवलपमेंट को भी फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जिससे चीज़ें हम लोग को बढ़ानी है, तो आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में एक तो होता है फंडामेंटल राइट, जो कि आप लोगों को पार्ट 3 में देखने को मिलेगा, और दूसरा होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आप लोगों को पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल आप लोगों को 35 तक देखने को मिलते हैं। डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से लेके कहां तक देखने को मिलते हैं आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर ये जो इस तरीके जो आर्टिकल हैं, जो संविधान के अंदर जो अनुच्छेद के अंदर ये बातें दे रखी हैं, ये चाहते हैं कि सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से सुधारा जा सके, जनता के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो आर्टिकल 21A के बारे में आप लोगों को मैंने कई बार बता रखा है कि संविधान के अंदर संशोधन किया गया, और वो था 86वां संशोधन, यानी कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। भाई साहब इसके ऊपर फोकस दिया गया, 6 से लेके 14 साल के बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। और एजुकेशन भी ऐसे तो कोई देगा नहीं, तो उसका अधिकार बनाओ। कल को अगर उसका एजुकेशन चाहिए और कोई उसके एजुकेशन के अधिकार का हनन कर रहा है, तो उठाकर उसको जेल में डालो। आप लोगों ने मैडम करके जो मूवी देखी है, वो जो एक तरीके से मैंने आप लोगों के साथ में लिंक भी शेयर किया था, मैडम ही था ना मूवी का नाम। उसमें एक तरीके से घरों घरों जाकर बच्चों को, मतलब मैडम ने क्या किया, पुलिस को भी एक तरीके घरों में भेज दिया कि अगर कोई बच्चों को पढ़ाएगा नहीं और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो तुम उसका फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हो, तुमको जेल में डाला जा सकता है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाली बात हो गई यहाँ पर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन एक इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर स्टार लगा लेना कि जो एक ऐसा बच्चा, हम लोग जो बात करते हैं विकलांग बच्चे के बारे में, जो दिव्यांगन आप लोग बोलते हो नॉर्मली, तो उनके लिए 6 से लेकर 18 साल का प्रोविजन इस एक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि राइट टू एजुकेशन वाला एक्ट निकल कर आया 2019 में, ठीक है। तो ये 2009 में, सॉरी 19 में नहीं, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पर आर्टिकल 21A आप लोगों के लिए हो गया। तो एक तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात की जाती है बच्चे को, खासकर बच्चे के बारे में बात की जाती है कि प्रोहिबिट करना उनको फैक्ट्रीज के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट करने से रोकना। देखिए ऐसी फैक्ट्री जहां पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, वहां पर बच्चों को किसी भी तरीके से उससे बचाना चाहिए। तो इसके बारे में आर्टिकल 24 में आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये 39 जो है यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्ट करता है पॉलिसीज टुवर्ड द
सिक्योरिंग, यानी कि सिक्योर एक तरीके सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पर खासकर अगर बात करें, जिससे कि सिचुएशन को टैकल किया जा सके। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तरीके से हेल्थ और वर्कर जो हैं उनको एक तरीके से उनकी हेल्थ के बारे में फोकस किया जाता है, और इसी के साथ में जो बच्चे हैं उनको एक तरीके से देखा जाता है कि बच्चे उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के, खासकर 18 साल से नीचे की अगर बात करें, उसमें आकर एक ऐसी इंडस्ट्री में काम न करें। तो एक तरीका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की भी कोशिश की जाती है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करना है, काम भी करना है, पर लेकिन अलग से अगर बात करें तो बच्चों के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देकर चलना पड़ेगा। ये बातें भी यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें कुछ और यहाँ पर, जैसे चाइल्ड लेबर के बारे में बात करें, हम लोग बात तो करते हैं स्किल्ड लेबर फोर्स के बारे में, पर लेकिन चाइल्ड लेबर को आप लोगों को वहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यानी कि बच्चा अगर उसको हम लोग उसकी एजुकेशन छुड़वाकर उससे कोई काम करवा रहे हैं जिससे कि उसकी एजुकेशन पर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो 218 मिलियन के करीब चिल्ड्रन जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं आज के डेट में, 5 से लेके 17 साल की जो आप लोगों को बीच देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो काफ़ी बड़ी बात है। खासकर आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो एक तरीके से खासकर जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी लार्ज स्केल पर बच्चे नजर आ जाएंगे। इसी के साथ में जो चाइल्ड लेबर के जो शिकार हैं 152 मिलियन आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर भी आप लोग काफ़ी संख्या में बच्चे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, और इनकी एज क्या है, 15 से 17, 12 से 14, इसी के 5 से 11 है। तो 5 से लेके जो 11 साल की एज के जो हैं वो बच्चे आप लोग काफ़ी लार्ज स्केल पर ये काम करते हुए नजर आएंगे, जिसमें लगभग 88 मिलियन तो हैं लड़के और यहाँ पर 64 मिलियन है यहाँ पर लड़कियां। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आप लोग बोल सकते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख है, अगर आप लोग इसको चाहते हैं लाख में कन्वर्ट करना तो आप लोग बोल सकते हैं 880 लाख, और यहाँ पर 840 लाख, इतने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इन सब चीज़ों में शिकार रहते हैं। और टोटल दोनों को मिला दें 73 मिलियन ऐसे हैं जो कि हजार्ड्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसमें काम करने से यहाँ पर रोका जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि क्या कंडीशन चल रही है। सर्विस सेक्टर में 17%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में यहाँ पर 12%, और बाकी एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, इनमें अगर बात करेंगे तो लगभग 71% आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर काम करना है, यानी कि अगर आप लोगों को स्किल्ड लेबर फोर्स भी लानी है, कुछ भी करना है, तो चाइल्ड लेबर के ऊपर एक तरीके से इस तरीके से लेकर चलना है ताकि चाइल्ड लेबर को जो है वो थोड़ा साइड में किया जा सके। चाइल्ड लेबर को आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं जब हम लोग चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं, और यूपीएससी यहाँ पर खुद भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको फोकस किया जा रहा है, और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताई हैं, और इनसे क्वेश्चन भी बन चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग एरिया है काफ़ी ज़्यादा। अगर बात करते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर C29 ये फोर्स लेबर कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, C87 ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट, जो यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहा है, एक तरीके से ऑर्गेनाइज, एक तरीके से यहाँ पर ये इसके कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। अगर बात करें तो राइट टू ऑर्गेनाइज एंड द कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन के बारे में, तो ये ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 8 कोर एरिया हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं कि कल को चलकर कैसे यहाँ पर किसी के साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका बेसिक पर्पज क्या रहता है? बेसिक पर्पज ये रहता है कि कैसे हम लोग को एक स्टैंडर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल के थ्रू राइट टू वर्क प्रोवाइड कराना है, जहां पर बच्चों को कुछ गलत चीजें न देखने को मिले, बच्चों को कोई गलत तरीके से वहां पर ट्रीट न करे। बेसिक तो फंडा ये रहेगा, और अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की जाए तो ऐसी होनी चाहिए यार, काम करने लायक माहौल, तो वहां पर पता चला ऐसी जगह डाल रखे हैं वहां पर काम करने का भी माहौल नहीं है, तो यार ये थोड़ी सी चीज होती है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। इसी के साथ में यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि मिलकर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे कि एक साइड में गवर्नमेंट होगी, एक साइड से काम देने वाला और काम करने वाला, तो तीनों के बीच में एक प्रॉपर डायलॉग होना चाहिए ताकि सिचुएशन को प्रॉपर वे में सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं है, इनिशिएटिव है बहुत सारे, जैसे ई श्रम पोर्टल हो गया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, संकल्प हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर स्ट्राइव प्रोजेक्ट हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, ये कोऑपरेशन, तो दुनिया भर के प्रोग्राम चला रखे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है यहाँ पर निकलकर? यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो इसके ऊपर फोकस देता है कि स्किल लव फोर्स भी बनानी है अगर आप लोगों को, पर लेकिन वो ऐसी बनानी है जिसमें कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। तो ये इस तरीके से है, और ये ऑर्गेनाइजेशन तो आप लोगों को पता ही है, एग्जाम में कितनी दबा दबा कर आप लोगों से पूछी गई अब की बार भी, तो आगे भी बन सकते हैं क्वेश्चन। एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में, तो ये 1919 में देखने को मिली, जिसके बेस पर आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिला, यहाँ पर बनाया गया। और यहीं से जो निकल कर आता है, जो इसकी पर्टिकुलर जो थीम रखी गई 1919 में यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी 1946 में, और फिर यहाँ पर एक तरीके जनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी यहाँ पर इसको दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये काम करता है तीनों लोगों के साथ में, गवर्नमेंट भी होना चाहिए, एम्प्लॉय भी, और एम्प्लॉयर या वर्कर, ये सारे मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। तो ये सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। खासकर अगर बात करें लीग ऑफ नेशन था, इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिला वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो तब से यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। अभी इसीलिए यहाँ पर जब पूछा जाता है कि 100 साल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हो गए थे अभी रिसेंटली, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बना था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 100 साल हो गए, शतक मार दिया भाई साहब। तो ये कोई आसान बात नहीं है, इतने लंबे समय तक टिके रहना और काम करना, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ब्रिक के बारे में ही है कि यहाँ पर जिम ओ नील, इनका नाम आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये टर्म कॉइन किया गया था। स्टार्टिंग में इंडिया, चाइना और जो यहाँ पर आप लोगों को रसिया देखने को मिलते थे, और ब्राजील, साउथ अफ्रीका जो है वो आगे ऐड हुआ इसमें, ठीक है। फर्स्ट समिट हुई यहाँ पर, फिर 2010 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। टोटल मिलाकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको ब्रिक बैंक बोलते हैं, 2014 में यहाँ पर एक तरीके से बनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन थे जिनका नाम था केवी कामत, जो कि इसके प्रेसिडेंट बनाए गए, ठीक है। इसी के साथ में ब्रिक का कंटिजेंसी रिजर्व है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको सीआरए आप लोग बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है, एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई अकस्मात एकदम इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़ गई तो यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है। 27% दुनिया की पॉपुलेशन, एक तरीके से आप 27% दुनिया का लैंड मास, 42% दुनिया की पॉपुलेशन, यानी कि लगभग 50% दुनिया की पॉपुलेशन इन 5 देशों में आप लोगों को देखने को मिलती है। 24% यहाँ पर आप लोगों को इसकी जीडीपी, 16% ग्लोबल का ट्रेड, और एक तरीके से प्रोड्यूस जो करते हैं 33% वर्ल्ड फूड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर बात करते हैं हम लोग इन 5 कंट्री के बारे में, तो इनको इग्नोर करना कोई एक तरीके से ऐसा नहीं कि बस अपना मजे मजे में इग्नोर कर दिया, क्योंकि जिस तरीका एक तरीके से ये पॉपुलेशन है इनके पास में, जिस तरीका एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक इंसान जो है कई बार इनके बारे में बात करता है। अभी यहाँ पर जो 2 कंट्री हैं, एक कंट्री है अर्जेंटीना, ठीक है, और एक कंट्री है यहाँ पर ईरान। तो उनके द्वारा ब्रिक का पार्ट बनने की बात की गई, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, मैंने एक बार वेनेजुला बोल दिया था गलती से, वेनेजुला नहीं है, अर्जेंटीना और ईरान जो है वो यहाँ पर पार्ट बनना चाहता है ब्रिक का। तो आने वाले टाइम में ये जो ग्रुप है ये और पैटर्न में जाएगा। हालांकि बोल तो पाकिस्तान में रहा है, पर लेकिन इंडिया जो है पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। इंडिया नहीं चाहता कि इसका सार्क बन जाए, और जो काम नहीं करता है, पता चला उस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। बाकी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए है यहाँ पर, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में स्लाइड में रहती है, इनको कुछ ज़्यादा पढ़ाने वाले इसमें होता नहीं है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मुझे लगता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह की चीज़ें, ताकि आप लोग आसानी से इसके बारे में पढ़ भी सकें, और आप लोगों को यहाँ पर ये एक तरीके से पीपीटी में नोट्स भी मिल जाए। जब भी आप लोग रिविजन करने बैठे ना, आज आप लोग आसानी से फटाफट पीपीटी खोलिए और अपना रिविजन कर डाला, और फिर उसी के साथ में लाइक हो गई झिंगा लाला, ठीक है। उन्हें कहते हैं लाइफ मजे में आ गई, तो वो वाली चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो इनको आप लोग देखा करो। क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर क्या बातें की जा रही है। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो कन्वेंशन 138 और 182 किससे रिलेटेड है ये बोला गया है। तो इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बातें की है। तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो आंसर बताइए, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर लिया करो एक बार, तभी आंसर देना है अच्छे से, ठीक है। कभी पता चला ऐसी हवा हमें, ठीक है हाँ सर ने बना दिया और पढ़ा दिया, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं। दिमाग पर जोर डालो, तभी चीज़ें आप लोगों को लंबे समय तक याद रहने वाली है, ठीक है। जब तक आप लोग जोर ही नहीं डालोगे तो कब आया और कब गया, आया राम गया राम वाला फंडा हो जाएगा। फिर बोलोगे यार ये तो पढ़ा तो था पर समझ में नहीं आया, याद नहीं आया उस टाइम पे, वो वाली चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर ए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया ये है बेसिकली 138 और 182, ठीक है। तो 138 और 182 आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये किसके बारे में बात करें, चाइल्ड लेबर के बारे में। और ये डिटेल में मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर पढ़ाई दिया, तो इसके रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी कंट्री जो है वो अभी यहाँ पर चेयर करी 7th ब्रिक लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग, जो कि यहाँ पर जुलाई के महीने में भी देखने को मिली थी। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर थी यहाँ पर ये किसके द्वारा देखने को मिली थी, तो ये इंडिया के द्वारा देखने को मिली थी। और अब की बार कौन ले रहा है इसको, चाइना ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टैब्लिश किया गया यहाँ पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे। इसी के साथ में ट्रीटी ऑफ वर्साई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी 1919 की, और यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। जिस तरीके से चीज़ें डिस्कस की हैं, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गए यहाँ पर। तो क्या क्या बताया अभी आप लोगों को यहाँ पर, तो आंसर इस तरीके से यहाँ पर डी हो गया। तो इस तरीके से कहते हैं यार, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो फिर कभी आप लोगों की चीज़ें छूटेगी नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज कब मिला, अगर आप लोगों से कोई पूछ बैठे यहाँ पर, तो ये डिटेल में मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया। अगर आप लोग चाहते हैं देखना तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इसको 1969 में यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया।
फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके रोक के आंसर देने में कोई भी एक तरीके से घुटनों में जोड़ों में दर्द नहीं होगा, लंबे समय तक चीज़ें याद रख पाओगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है C98, C111, C138 और C182। तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को बताना है इसके बारे में क्या क्या सही है, कौन सा पेयर यहाँ पर सही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, तो यहाँ से आप लोग मैच कर लेना, ये सारी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा रखे हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के साथ में सारे हैं, टॉपिक भी पूरा अच्छे से कवर हो गया। कल को कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है कि कुछ लिखने के लिए भी कल को कोई पूछ ले कहीं से और आप लोग उसमें किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन बने तो आप लोगों को लगे यार ये तो पढ़ रखा है, इसको तो चुटकियों में उड़ा देंगे हम, वो वाली बातें हैं। और आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से करो टॉपिक को। फीडबैक जरूर दिया करो यार, लाइक डिसलाइक करने में 1 सेकंड लगता है आप लोगों को, इससे मुझे पता चलता रहता है कि लेक्चर जो है वो कैसा है। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को करना है, यानी कि आप लोगों की ड्यूटी है ये। ठीक है, मेरा पढ़ाना ड्यूटी है, फीडबैक देना आप लोगों की ड्यूटी है। ओके, ये आर्टिकल जो है ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया कि पंजाब के अंदर में बात की जा रही है, जो ये नहीं कहते धान लगाना, तो इसके बारे में बात करूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये इशू है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। चावल के बारे में काफी सारी बातें करेंगे और इसके चलते आप लोग चीजें समझ भी पाएंगे और यहाँ पर क्यों अभी ये न्यूज में है उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाला हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक टर्म आप लोगों को जानने को मिलेगी जिसको बोला गया है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी कि राइस को डायरेक्टली उगाना। एक तरीके से नॉर्मल अगर आप लोगों से पूछे चावल को कैसे उगाया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये खेत है यहाँ पर और ये खेत जो है ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इसके कोने में क्या करते हैं यहाँ पर खेत में हम लोग पहले एक वो नहीं कहते कि धान लगाना है तो एक तरीके से उसकी प्योद तैयार कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एक एरिया में लगाकर और फिर उससे क्या करते हैं, फिर वहां से उसको उखाड़ कर फिर हम लोग कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं कि खेतों में यहाँ पर लगाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि नॉर्मल जो पैटर्न है वो एक तरीके से देखने को मिलेगा। उसमें पहले इस तरीके के एरिया में थोड़ा सा उसको इकट्ठा कर लेते हैं, सैंपल्स बना लेते हैं और फिर उन सैंपल को उठाकर सब जगह यहाँ पर लगाते हैं हम, ये प्रोसीजर देखने को मिलेगा। पर डायरेक्ट सीडिंग में क्या रहता है, यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग में आप लोगों को पैटर्न थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। अभी इसी के बारे में सारी बातें करूंगा। पहले आप लोग ये देखिए आखिर न्यूज में क्यों है। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर 1500 रुपए इंसेंटिव देने की बात की गई है पर एकड़, हर एकड़ पर 1500 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा किसानों को जो डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू यहाँ पर गेहूं उगा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे गवर्नमेंट को ऐसे क्या मजा आ गया इसमें डायरेक्ट सीडिंग में गेहूं उगाने, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली फंडा यह है कि इसकी वजह से पानी सेव हो पा रहा है काफी ज्यादा, तो इसकी वजह से पानी सेव हो रहा है, तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पर कम से कम अगर पानी सेव होगा तो ये काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर, जो बेसिकली धरती के लिए भी और लोगों के लिए भी जो उस एरिया में पर्टिकुलर पाए जाते हैं। अगर बात करें लास्ट ईयर 18% यानी कि 5.62 लाख हेक्टेयर में यहाँ पर टोटल राइस जो थे वो उगाए गए, वो यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग राइस के थ्रू यहाँ पर उगाए गए, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया था 10 लाख हेक्टेयर पर। लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतना तो हुआ, आगे और पॉजिटिव स्टेप आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। अब डायरेक्ट सीडिंग के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो यहां पर क्या होता है, प्री जर्मिनेटेड जो सीड होते हैं वो डायरेक्टली ड्रिल किए जाते हैं फील्ड में बाय ट्रैक्टर पावर्ड मशीन, यानी कि जो यहां पर ट्रैक्टर पावर्ड मशीन है उसमें जो एक तरीके से उन्हें कहते हैं, आप लोगों ने स्प्राउटेड ग्रेम्स के बारे में पढ़ा है, जैसे आप लोग जैसे या तो मूंग की दाल को या फिर आप लोग जो चने होते हैं उनको भिगो कर रख देते हैं, एक रात भिगोए, अगले दिन क्या किया उसको पानी में से निकाल के सिंपल रख दिया तो कटोरे में, ऊपर ढक्कन रख के उसके ऊपर। ठीक है, उससे क्या होगा, सुबह को आप लोगों को अंकुरित हुए देखे मिलेंगे, उसको बोलते हैं स्प्राउटेड ग्रेम्स। ठीक है, और सेम कंडीशन आप लोगों को मूंग की दाल के साथ में देखने को मिलेगी। तो वो इस तरीके से एक तरीके से क्या हो गया, उसमें एक छोटी छोटी चीजें निकल गई जिनको आप लोग अब आसानी से उगा भी सकते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है प्री जर्मिनेटेड सीड, तो डायरेक्टली ड्रिल किए जाते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से, यहाँ पर किसके अंदर, ये खेतों के अंदर डायरेक्ट उगाए जाते हैं। अरे हाँ, बड़ा ही सीधा सा शब्द यूज कर सकते हैं ना, अंकुरित जो बीज होते हैं। ठीक है, और मतलब अंग्रेजी में क्या बोले, बस स्प्राउटेड वगैरह, मतलब अंकुरित हिंदी में याद रखिए। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओगे। अंकुरित जो होता है बेसिकली उसको खेतों में लगाया जाता है डायरेक्ट, तो उससे काफी अच्छा रहता है। तो कोई नर्सरी की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत के कोने में पहले उसको उगा रहे हैं और फिर खेतों में लगा रहे हैं, तो उससे क्या रहता है, आप लोगों को टाइम भी थोड़ा कम लगेगा। और इसके चलते यहाँ पर जो पुराने वाला मेथड है उससे ज्यादा बेटर ये बोला गया है। इसके चलते यहाँ पर क्या रहता है, हम लोग आसानी से यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से जो एक बार खेतों में नहीं कहते, एक तरीके से खेतों में सिंचाई करी एक बार और फिर उसमें क्या किया, उसको फिर नहीं कहते, एक तरीके से उसको सूखने के बाद में हल्का हल्का सा फिर उसमें अपना कल्टीवेशन कर दिया इसे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से यहाँ पर उगाया जाता है।
तो डिफरेंट कैसे है कन्वेंशनल मेथड से, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अगर देखोगे आप लोग नर्सरी में क्या रहता है कि एक खेत है उसके से 5 से 10% में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पर जो पौध रहती है बेसिकली सैंपल्स उगाते हैं और फिर उनको यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में खेतों में उनको लगा देते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर जो खेतों में हाथों से लगाते हैं। किस किस ने यहाँ पर इसको फॉलो किया पैटर्न को, खेतों में जब सैंपल्स हाथों से लगाए जाते हैं, ये मैंने भी मतलब जब खेतों में लगाया करते थे हम लोगों ने भी यहाँ पर इसको एंजॉय किया। तो ये एक तरीके से ये काफी टफ प्रोसीजर होता है, आसान नहीं रहता है, इसमें मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। पर लेकिन अब यहाँ पर जो हम लोग डायरेक्ट ये सीडिंग ऑफ राइस कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी एडवांटेज क्या है? सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर यह है कि इसमें पानी काफी बच जाता है। दूसरा, लेबर कॉस्ट जो है वो काफी कम होगी और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट की लेबर कॉस्ट आती है वो लगभग 2,500 रुपए पर एकड़ आती है। तो सोचो किसानों का 2,500 पर एकड़ यहाँ पर बच जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर हर्बिसाइड्स की जो कॉस्ट आती है इसके अंदर में, तो वो भी कम रहती है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। और रिड्यूस करता है मेथेन एमिशन, क्योंकि वहां पर जब आप लोग भरते हैं उसके अंदर सारा काम करते हैं तो वहां पर मेथेन एमिशन काफी ज्यादा होता है। और ये मैंने आप लोग को बताया था, जो मेथेन है उसको CH4 बोलते हैं। अगर मेथेन का एमिशन जो है वो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो मेथेन का एमिशन जो होता है वो इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड में अगर 80 की मल्टीप्लाई कर देना, इतना ज्यादा बेसिकली मेथेन पावरफुल होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मेथेन अगर निकलना इन्वायरमेंट में ज्यादा स्टार्ट हो गया तो भाई साहब आग का गोला बन जाएगी पृथ्वी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मेथेन न निकले, इसके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन सारी चीजें सही नहीं होती है, कई बार कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो कई बार अवेलेबल नहीं होता है, जो खाद वगैरह डालना होता है वो अवेलेबल नहीं होता है ज्यादा। दूसरा यहाँ पर क्या रहता है, जो सीड्स की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी इसमें ज्यादा होती है। ट्रांसप्लांट वाले में क्या रहता है 4 से, जो बेसिकली उसमें क्या रहता है, उसमें उसके कंपेयर में यहाँ 4 से 5 केजी रहता है, वहाँ यहाँ पर 8 से 10 केजी लगता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें थोड़ी ज्यादा लगती है। लेजर लेवलिंग करनी पड़ती है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कई सारे खेतों में क्या रहता है, जैसे कि थोड़ी सी मिट्टी कहीं ज्यादा हो गई कहीं कम हो गई, तो यहाँ पर लेजर लेवलिंग करनी पड़ती है इसे उगाने से पहले। तो एक ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जबकि ट्रांसप्लांट में आप लोग ऐसा नहीं कुछ करना पड़ेगा। वहां पे ठीक है, इंसान वैसे भी वहां पर एक तरीके से नॉर्मल इंसान जो है नॉर्मल हाथों से उसमें घुसकर उसको उगा रहा है, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को नजर आएगी। इसी के साथ में टाइमली यहाँ पर चीजें काफी फोकस होती है और प्रॉपरली बिफोर मॉनसून अराइवल, उससे पहले यहाँ पर इसको खेती को इंप्लीमेंट किया जाता है। चलिए, ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अगर आप लोग खेती करनी है, अगर आप लोग किसान के बच्चे हैं और ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर चावल जो है, धान जो है वो उगाया जाता है, तो इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे इन सब के बारे में कि बताओ DSR क्या है। और वैसे भी अगर आप लोगों ने लिख रखा है कि आप लोगों के फादर या मदर जो है वो एक किसान की फैमिली से आप लोग आते हैं, तो वहां पर भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा DSR के बारे में। तो DSR के बारे में याद रखिएगा। अब जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो सोचकर मतलब आप लोगों को थोड़ी हैरानी होगी। आप लोगों को पता है कि 1 किलोग्राम चावल उगाने में कितना पानी लगता है? चलिए एक आप लोग एनालिसिस एक सोचकर बताइए कि जब 1 किलोग्राम चावल जो है वो मार्केट में आता है तो उसमें कितना पानी लगता है। ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 1 kg राइस को उगाने में खेतों में कितना पानी लगता है? तो ये काफी सरप्राइजिंग आप लोगों को लगेगा। अगर बात करें जैसे यहाँ पर पंजाब के अंदर में, अगर मैं एस्टिमेशन के बारे में बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो है ये खरीफ क्रॉप के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर पंजाब के अंदर में 31.45 जो लाख एकड़ में ये बेसिकली ये चावल उगाया जाता है, ठीक है। हालांकि फिगर ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी बहुत, पर लेकिन ये रटने वाली जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है यहाँ पर कि कितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना जो है उसके द्वारा बोला गया कि 1 किलोग्राम राइस को उगाने में लगभग 3,600 लीटर से लेके 4,125 लीटर पानी लगता है। अगर आप लोगों को इस बात पर यकीन न आ रहा हो तो आप लोग गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा, ठीक है, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो 1 kg राइस। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो 3,000 से लेके 5,000 किलोग्राम जो है, सॉरी लीटर, किलोग्राम नहीं, मतलब 1 किलोग्राम में इतने लीटर पानी यहाँ पर लगेगा। और ये द हिंदू बिजनेस का आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये आज का नहीं है, ये काफी पुराना है, 2017 का। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, जब हम लोग किसी दूसरे देश में जाकर बोल रहे हैं ना हम लोगों ने राइस बेच दिए हैं, अब की बार हमारा राइस का व्यापार बढ़ गया है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि भाई साहब राइस नहीं बेच दिया, तुम लोगों ने अपना पानी बेच दिया है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इतना पानी हम लोगों ने बेच दिया है जिसको उगाने में इतना ज्यादा यहाँ पर कॉस्ट आया था। इसलिए अमेरिका जैसे या फिर दूसरे जो यूरोप के जो अमीर कंट्री है ना, वो ये चीजें समझते हैं। वो इसलिए क्या करते हैं, वो देखते हैं कहाँ पे अच्छे अच्छे चावल उगाए जा रहे हैं और वहां से खरीद लेते हैं, अपना पानी बचा लेते हैं। बहुत ढेर शाने बनते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो नॉर्मली ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 2 तरीके के चावल होते हैं। एक तो होते हैं लॉन्ग वेराइटी जो कि लंबा समय लेते हैं यहाँ पर कंप्लीट होने में, एक होते हैं शॉर्ट वेराइटी। तो यहाँ पर भी जो लॉन्ग वेराइटी है वो लगभग 158 डेज लेते हैं कंप्लीट होने में, शॉर्ट्स वाले लगभग 120 से लेके 140 दिन तक यहाँ पर लेते हैं।
तो लॉन्ग वैरायटी वालों में जो पानी लगता है वो और ज्यादा लगेगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो मैंने अभी बताया यहाँ पर लगभग 3 के और 4 के बीच में, वैसे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि 3 के 5 के बीच में यहाँ पर पानी लगेगा, पर लॉन्ग वैरायटी जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट और ज्यादा लग गई। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं तो पानी जो है कितना ज्यादा खपत हो रहा है। और इसी के साथ में जो चावल आप लोग खाते हैं ना, उनको सोचा करो कि कितनी मेहनत से यहां तक आए, कितना पानी इनके ऊपर लगा है, तब जाकर आप लोग उनको एंजॉय कर पा रहे हो। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब बात करें जो वाटर यूज किया जाए पंजाब के अंदर हर साल, तो 203 लाख टन जो पेडी के अंदर यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर प्रोक्योर किया गया। तो इसके चलते अगर बात करें यहां पर अगर राइस के बारे में, तो रिजल्ट जो है यहां पर जो एक तरीके से आफ्टर मिलिंग, तो यहां पर ये प्रोक्योर जो है वो रिजल्ट है यहां पर कितना, ये 135.98 लाख टन, यानी कि जो सेंटर जो प्रोक्योर करता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो चावल के अंदर जो पानी लगता है उसके बारे में अगर बात करें यहां पर अगर डीएसआर टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो 15 से 20% पानी जो है वो कम लगेगा। और ये यहां पर यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जा रहा है। और कई सारे केसेस में तो यहां पर 20 से लेके 23 तक भी यहां पर पानी कम हो जाता है। सोचो कि 1/4 के करीब पानी हम लोगों ने कम कर दिया अगर हम लोग डीएसआर का यूज कर रहे हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग ये सिस्टम, इस तरीके से अगर हम लोग उगाते हैं खेतों में, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। अगर बात करें डीएसआर जो है यहाँ पर 15 से लेकर 18 इरिगेशन राउंड जो है वो देखने को मिलते हैं, जबकि नॉर्मल वाले में यहाँ पर 25 से लेकर 27, यानी कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जिसमें खेत में चावल यानी कि गेहूं यानी कि गेहूं नहीं, जो धान लगा हुआ है वहां पर मैक्सिमम टाइम पानी में खेत में पानी भरा ही होगा, ठीक है। तो खेत में पानी भरा रहेगा तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इससे एक अंदाजा भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर राइस के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा ये स्टेपल फूड के अंदर में आता है, जो काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं। बेसिकली स्टेपल कैटेगरी उसको बोलते हैं। टेम्परेचर जो चाहिए 22 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो थोड़ा सा जो गर्म वाले इलाके खासकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अराउंड 150 से लेके 30 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा पानी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो मैंने भी बताया। डीप क्ले और लूमी सॉइल चाहिए यहाँ पर, ये भी आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। और ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर इससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बन जाते हैं, इसलिए बोलता हूँ ये करंट और स्टैटिक का मिक्सचर है आप लोगों का, जो कि अच्छे लेवल पर आप लोगों की चीजें तैयार कराता है। कई सारे बच्चे जो है पेपर देने जाते हैं, तो पेपर देकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। जो भी पेपर देकर आया करो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करो। टॉप कौन है राइस प्रोड्यूस करने में, तो यहां से क्वेश्चन अगर बन दे तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया, भाई साहब यहां से बन गया। वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये वो राज्य हैं जो कि टॉप राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो चावल प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर टॉप 5 राज्य है। और अगर वर्ल्ड लेवल पर मैं बात करूं सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस कौन करता है, तो वो करता है चाइना, और दूसरे नंबर पर करता है इंडिया। यानी कि दुनिया में टॉप 2 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री में चाइना और इंडिया टॉप पर शुमार देखने को मिलेंगे। हमारे देश में आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है, सबसे ज्यादा चावल खाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर गेहूं। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसी के साथ में हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन, इसी के साथ में कृषि जो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव भी हैं यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए। तो जो भी यहाँ पर अच्छी चीजें चल रही हैं वो हवाबाजी में नहीं चल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है, किसी ने एफर्ट डाला है, उसके बाद में ये रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैप भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहेंगे, तो ये मैप के अंदर लोकेशन है कहाँ कहाँ पर जो इंडिया के अंदर में राइस जो है वो कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। तो ये एरिया आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जो कि आप लोग देखते हैं। अगर बात की जाए तो खासकर ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर हम लोगों ने बात की थी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो ये जरूर याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर पूछ ले राइस के बारे में तो याद रखिएगा ये खरीफ क्रॉप है, पर लेकिन अगर पूछ ले गेहूं के बारे में तो ये एक रबी क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो यहां से भी कई बार आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी खरीफ क्रॉप है और कौन सी रबी क्रॉप है। अगर इसके बारे में आप लोगों को ठीक नॉलेज रहेगी तो अच्छे से क्वेश्चन का अटेम्प्ट आप लोग कर पाएंगे। और कुछ कॉमन सेंस की भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोगों को लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से जब रबी और खरीफ वाला टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा रहा था। 2019 में यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ से आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़िए। बोला गया कि एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन हैज द, ये एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया कि लास्ट 5 ईयर में, तो आप लोगों को खरीफ क्रॉप के बारे में बात करनी है। तो राइस कैसी है, खरीफ क्रॉप है। अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बातों ही बातों में बताया था कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है वो चावल खाए जाते हैं एज कंपेयर टू अगर बात करें गेहूं के।
तो एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, तो नॉर्मल सी बात है वो तो हाईएस्ट होगा। तो पहली स्टेटमेंट अगर आप लोग को पता है सही है, तो दो स्टेटमेंट तो आप लोग की वैसे ही गायब होगी। तो आर्टिकल अगर आप लोग ढंग से अगर पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कि आप लोगों का अब क्वेश्चन सही होने के चांसेस 50-50 हो गए। पहले क्या थे, पहले आप लोगों का 1/4 था आप लोग क्वेश्चन चांस होने से ही, पर लेकिन अब क्या हो गया, अब 50-50 हो गया। यानी कि अब अगर आप लोग चीजें ट्राई करेंगे तो अब ज्यादा अच्छे से आप लोग चीजों को ट्राई कर पाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन द ऑयल सीड, यानी कि ऑयल सीड से ज्यादा है जवार के अंदर में। क्या जवार ज्यादा यूज होता है पशुओं के खाने का, या फिर ऑयल सीड? हर एक घर में तेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से जो हर घर में तेल की रिक्वायरमेंट है, खासकर इंडिया के अंदर में, और दुनिया भर का हम लोग तेल बाहर से भी खरीद कर लेकर आते हैं। तो एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन द ऑयल सीड, तो ये हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑयल सीड जो है वो ज्यादा कल्टीवेट किया है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वो इनकरेक्ट है। अगर आप लोगों को ये पता चल गया दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ से आंसर आ गया और आंसर आप लोग का ए हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लोग यूज करेंगे तो कई बार तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी आप लोग को एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन का आंसर देकर आप लोग निकल जाएंगे। तो कॉमन सेंस को हमेशा इस्तेमाल करिए एग्जाम के अंदर में, तो आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग ये माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कुछ यहाँ पर बातें भी दे रखी हैं वैसे, राइस का कल्टीवेशन कितना हो रहा है, इसी के साथ में कोरस जो सीरियल है उनका, ऑयल सीड का, शुगर कैन का और कॉटन का। तो ये एरिया मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर शुगर कैन के बारे में सुनते तो हैं, पर लेकिन अगर एरिया के बारे में आप लोग बात करेंगे वो इतना नहीं है। शुगर कैन का इन तीनों के चारों के कंपेयर में कम देखने को मिलेगा, ठीक है। पर राइस जो है वो सबसे टॉप पर है अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कॉमन सेंस से यहाँ पर यूज करोगे, क्योंकि मैंने अभी कुछ बातें आप लोग आर्टिकल में ऐसी बताई थी जो डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट आप लोगों के माइंड में अगर फिक्स हो गई तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। बोला गया है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर बात करें यहाँ पर कि कौन सी कंट्री यहाँ पर लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्ट करती है लास्ट 5 ईयर में, तो चाइना, इंडिया, म्यांमार और वियतनाम। तो मैंने अभी बोला कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो राइस उगाने वाले देश कौन से हैं, तो वह है चाइना और इंडिया। और मैंने अभी बताया यहाँ पर कि कई सारे लोग समझदार हैं कि अपने देश से राइस जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और इंडिया जो है वो दबाकर एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करने वाला जो देश है वो इंडिया है अगर यहाँ पर बात की जाए। तो आंसर इसका यहाँ पर बी हो गया। तो यहाँ पर अभी ये मैंने नहीं बोली बात है, यहाँ पर ये बोला है एपिडा यहाँ पर बोला है, इनके एग्रीकल्चर एंड, देखिए आप लोगों को हमारी कंट्री में एक तरीके से एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर बताती है कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर चीजों का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बात की जा रही है एग्रीकल्चर एंड प्रासंगन जो फूड प्रोड्यूस जो यहाँ पर है हमारी कंट्री प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका वो यहाँ पर ये काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ऑल राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर अगर बात करें एवरी ईयर 50 लाख मैट्रिक टन जो है वो राइस एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, यानी कि सबको अगर इकट्ठा कर ले हम लोग मिलाकर तो यानी कि देश में से चावल बेचा जा रहा है। और मैंने अभी बताया आप लोगों को 1 किलोग्राम राइस की जो कीमत होती है वो लगभग 3 से लेके 5 जो आप लोगों को बताया अभी यहाँ पर 1000 लीटर पानी की लगती है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए कितना लीटर पानी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट आप लोग ये सोचने के लिए है, बाकी आप लोग देखिए आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में। ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला गया कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट यानी कि कपास, मूंगफली, धान और गेहूं, इसमें से कौन कौन सी खरीफ क्रॉप है अभी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। तो व्हीट क्या है, चौथा तो नहीं है यहाँ पर, अभी बताया मैंने व्हीट कौन सी थी यहाँ पर, रबी क्रॉप थी। तो 2 ऑप्शन आप लोगों के सामने सामने 7 डायरेक्ट कट हो गए, ठीक है। देखा, इस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व होते हैं अगर आप लोग ढंग से अटेम्प्ट करेंगे चीजों को। अभी बताया मैंने, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं उससे। अभी बात करें तो व्हीट जो है ये बेसिकली नहीं है, राइस है, खरीफ क्रॉप। तो यानी कि या तो आप लोग यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, या तो आप लोग यहाँ पर बी देखने को मिलेगा सही, या फिर आप लोग को सी देखने को मिलेगा सही, ठीक है। अभी यहाँ पर कम से कम 50% तो खत्म हो गया काम। अभी यहाँ पर राइस है, तो तीसरा तो आप लोग को पता है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अभी ग्राउंड नट के बारे में और इनके कॉटन के बारे में नहीं पता है, तो हल्का सा इनके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। कॉटन के बारे में भी हम लोगों ने बातें की थी, अगर आर्टिकल आप लोगों को याद हो, कि कॉटन जो है यहाँ पर अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि इसके ऊपर ड्यूटीज वगैरह जो है, थोड़ा टैक्स वगैरह जो है वो कम लगाया जाए, ताकि हमारी कंट्री में जो कपड़े का उत्पादन है वो बढ़े। तो उस टाइम पर भी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों की तीनों है, कॉटन, राइस और इसी के साथ में जो ग्राउंडनट है, ये सारी की सारी आप लोगों को खरीफ क्रॉप के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया, ग्राउंडनट हो गया यहाँ पर, ठीक है, कॉटन हो गया और राइस हो गया। तो यार ये क्वेश्चन आप लोग यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे गए हैं और ये उदाहरण है आप लोगों के सामने। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट और स्टैटिक का कैसा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों को चीजें बतानी थी एक्चुअली।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये रिसेंटली कई बार न्यूज में भी आ चुका है और फिर आगे भी न्यूज में आ सकता है। बात की जा रही है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और वो भी यूथ यानी कि जो जवान नवयुवक है, यानी कि जो गर्म खून है, जिसको अभी हम लोग अग्निवीर बना रहे हैं अग्निपथ स्कीम के तहत, उनके ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। तो अभी कैबिनेट यानी कि हमारी कंट्री की सरकार के द्वारा कोऑपरेशन करने की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो भी ऑथराइज्ड बॉडी है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करेगी यूथ के फील्ड में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है और ये खासकर इंडिया और चाइना की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कई बार इसको एशिया का नेटो भी बोलते हैं यहाँ पर, कि जिस तरीके से नेटो जो है यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर में, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर कितने मेंबर है चलिए जरा बताइए, देखता हूं पता है कि नहीं है। इसी नेटो की वजह से आज के डेट में रसिया और यूक्रेन की लड़ाई होगी, ये तो आप लोगों को बताइए। अब यहां पर इसकी जब मीटिंग होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होती है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, कि यहां पर इंडिया और चाइना के जो सिंह है वो अक्सर लड़ते रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है चाइना की बदतमीजी जो है वो पराकाष्ठा पार करती है और रही सही कसर जो है वो पाकिस्तान पूरी कर देते हैं, और दोनों मिलकर ये इतनी हरकतें काटते हैं कि इंडिया कई बार इरिटेट हो जाते हैं इनकी हरकतों की वजह से। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी कई बार यहाँ पर न्यूज में रहता है कि जब मीटिंग होती है तो कैसे चीजों को आगे लेकर चला जाए, तो वो मुद्दे यहाँ पर बार बार सामने आते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में किस लिए न्यूज में आ गई। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि ईरान भी यहाँ पर अभी इसको ज्वाइन किया, तो अभी उसका प्रोसीजर चल रहा है, कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगा उसका जल्दी। तो ईरान एक लेटेस्ट मेंबर यहाँ पर बन गया इसका। तो ये भी आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि रिसेंटली मेंबर कौन अभी जुड़ा है, तो वो है ईरान। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर अभी बात की जा रही है अफगानिस्तान को इसके साथ में ऐड करने की। अगर यही हरकतें यूएसए की चलती रही तो यूएसए से जो भी चढ़ रहा है उस हर एक कंट्री को यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मानी कि एक तरीके से जो दुश्मन है तो एक तरीके से तुम अपना काम करो अच्छे से, तो वहां पर एक उनको सपोर्ट करो जो कि ऑलरेडी एक दूसरे के दुश्मन है। तो ऐसी चीजें नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे कैबिनेट के द्वारा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो यूथ है, जो यूथ यानी कि जो जवान युवक है, उनको कैसे यूज किया जा सकता है एक सही डायरेक्शन में, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और हमारी कंट्री में जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट है वो यहाँ पर मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर चीजों में कोऑपरेट करने की बात की जा रही है। तो मुद्दे कई सारे हैं, अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख पा रहे हो तो पूरी स्क्रीन भरी हुई है कि यूथ और जो इसी के साथ में यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर काम करेगी, क्या पॉलिसी बनानी है ताकि ढंग से इनिशिएटिव करके यूथ के साथ में कोऑपरेट करके चीजों को अच्छे से लेकर चला जा सके, ट्रेन किया जा सके ढंग से। इसी के साथ में साइंटिफिक रेफरेंस देखिए, कोई भी काम करना है तो प्रॉपर एक साइंटिफिक रेफरेंस होना चाहिए कि ये काम इसलिए कर रहे हो, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में चीजें चल रही हैं। तो उसको किस तरीके से सपोर्ट करने हैं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या क्या रिसर्च करनी है वेरियस फील्ड में जहां पर यूथ कनेक्टेड है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ये यहाँ पर पूरा फोकस रहता है कि एक तरीके से एक्सचेंज करना है साइंटिफिक पब्लिकेशन रिसर्च, या फिर यहाँ पर जो भी टॉपिकल जो भी इशू है यहाँ पर उसको लेकर चलना है जो कि यूथ के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करता है, या फिर कोई गलत चीज है उसके बारे में बात करता है जो कि यूथ को अपने रास्ते पर सही डायरेक्शन में चलने से रोकता है। प्रमोट करता है ज्वाइंट इकोनॉमिक या ह्यूमैनिटेरियन जो इनिशिएटिव है। और यहाँ पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूथ काउंसिल जो है वो एक तरीके से यहाँ पर इस चीजों को सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए कि एग्रीमेंट के क्या क्या हाईलाइट्स हैं, तो सीधा सीधा मतलब ये कि जो यंग जनरेशन है उसको एक सही डायरेक्शन में लेकर चलना और सही तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराना, इसका बेसिक दायित्व आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बातें करें अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर एग्रीमेंट का, म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडली रिलेशन और कोऑपरेशन, तो ये सारी चीजें होगी तभी चीजें आगे बढ़ेगी। हालांकि पंचशील सिद्धांत आप लोगों को देखने को मिलते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, तो चाइना जो है उनको फॉलो नहीं करता है, पर यहाँ पर जो है इंडिया और चाइना नहीं है, और भी कंट्रीज हैं, तो चाइना को थोड़ा सा तो प्रेशर में आना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है। यूथ कोऑपरेट कैसे करेगा, यहाँ पर डिपेंडेंसी रहेगी, यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशन खासकर संघाई कॉर्पोरेशन मेंबर के, तो उसको कैसे लेकर चलना है, तो उसमें काम किया जाएगा। इंप्रूव करना है यहाँ पर यूथ कोऑपरेशन को ताकि यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे और चीजों को आगे लेकर चला जा सके। अभी अगर इंटरेस्टिंग बात है आप लोगों को बताऊं, यहां से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था कि यहां पर RATS इसके बारे में पूछा गया। RATS एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। यहां पर ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब बॉडी का पार्ट, तो ये इसकी बॉडी का पार्ट है जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा। ठीक, सॉरी ताशकंद उज्बेकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और एनुअल समिट इसकी होती नजर आती है। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये है वो ये है
कि इंडिया जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर बना था 2005 में, और ये इंडिया परमानेंट मेंबर बना था 2017 में, और इंडिया और जो पाकिस्तान है दोनों 2017 में यहां पर इसके मेंबर बने थे। अभी नए नए मेंबर जो है वो ईरान बनाए, तो अभी इसका एक तरीके से नहीं, अभी यहां पर इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ईरान जल्दी ही यहां पर पूरी मेंबरशिप आप लोगों को यहां पर लेता हुआ इसकी नजर आएगा। 2001 में इसको बनाया गया था, रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, इसी के साथ में कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो अगर कोई कल को पूछ ले आप लोगों से कि भाई साहब इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है क्या, नहीं भाई साहब फाउंडिंग मेंबर ना है इंडिया। क्यों? क्योंकि हम लोग उस टाइम पर इसका पार्ट थे ही नहीं जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 2017, यानी कि हम लोग लगभग 16 साल बाद जाकर यहां पर इसका पार्ट बने, तो फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो टोटल 9 मेंबर आप लोग यहां पर इसके देखने को मिलते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहां पर अगर बात करें तो ये इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, और पूछा क्या जा सकता है आइए देख लेते हैं। यूपीएससी के द्वारा 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर जो 3 है उनको कंसीडर करना है, और इंडिया किसका मेंबर है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। यानी कि किसका मेंबर नहीं है, किसका मेंबर है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB, तो इंडिया और चाइना ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है इसमें, आप लोगों को बताइए। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसको MTCR बोलते हैं, जब मैंने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप लोगों को पढ़ाया तब मैंने इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया कि ब्रह्मोस मिसाइल की हम लोग रेंज बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो इसका मेंबर बन गया और उन्हीं को यहां पर ये अलाउ किया जाता है। और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी आप लोगों को बता दिया कि 2017 में जो है वो इंडिया इसका मेंबर बन गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग समझेंगे तो सारे की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गई, यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया जो है वो पार्ट है। अब आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं इस तरीके से। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग को उस तरीके से उसको पढ़ना है ताकि एग्जाम में आप लोग उसको बैठकर सोल्व कर सको, ठीक है। तो था नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, अभी मुद्दा क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से बन सकता है। नॉर्मली जब संविधान के अंदर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को पार्ट 3 में कई सारे फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। अब इन आर्टिकल 12 से लेके जो 35 के अंदर में जो मूल अधिकार आप लोग ये होते हैं, इसके अंदर कई सारे आर्टिकल हैं जो कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि माइनॉरिटी के क्या अधिकार होने चाहिए। जैसे काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये माइनॉरिटी के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। हालांकि आर्टिकल 14, 15, 21 इनमें भी कुछ जिक्र किया गया है कि इनके ऊपर हम लोग फोकस देकर चल सकते हैं। पर लेकिन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहां पर यह है कि कहीं भी पूरे संविधान के अंदर में कि माइनॉरिटी होती क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये जो पावर है ये पार्लियामेंट के हाथ में दे दी गई है कि माइनॉरिटी क्या होनी चाहिए वो आप लोग खुद से डिसाइड करो। तो इसके चलते ये पावर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। तो ये जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आई है, इसी के बेस पर आप लोगों को हमारी कंट्री में एक है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी हमारे देश में बनाया गया जिससे कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके अधिकारों के बारे में बात की जा सके और उनको देखा जा सके कि माइनॉरिटी जो है वो कैसे कैसे रहती है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, तो ये इसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हल्का सा इसके बारे में याद रखिएगा कल को अगर कोई बात करे तो, ठीक है। तो अभी यहां पर ये जो बनाया गया था ये 1992 में बनाया गया था ताकि माइनॉरिटी के ऊपर ध्यान रख सकें। अब मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पहले ये समझिए हमारे देश में कितनी माइनॉरिटी है। आज के टाइम पर हमारे देश में आप लोगों को जैसे कि बात करें माइनॉरिटी के बारे में, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, फिर बुद्धिस्ट, फारसीज और जैन। जैन जो थी माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उसको स्टेटस दिया गया 2014 में, यानी कि उसको अभी लेटेस्ट एक माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है। ये सारी जो माइनॉरिटी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये सारी के सारी माइनॉरिटी आप लोगों को ऑल इंडिया लेवल पर देखने को मिलेगी। यानी कि ये माइनॉरिटी जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये पूरे देश की माइनॉरिटी है। यानी कि नेशनल लेवल पर जब हम लोग चेक करते हैं तो यहां पर इनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है। तो इनको जो माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया वो कौन देता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो माइनॉरिटी अफेयर जो मिनिस्ट्री है हमारे देश में वो यहां पर काम करती है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बताइए। अभी जो मुद्दा है यहां पर क्या है, वो यहां पर मुद्दा ये है कि रिसेंटली अभी यहां पर कोर्ट में एक इशू पहुंच रहा है कि आज की डेट में मान लीजिए आप लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दे रखा है, पर लेकिन ये पूरे देश में माइनॉरिटी होगी, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग जाओगे जम्मू एंड कश्मीर तो मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में है ही नहीं, वहां तो मेजोरिटी में है, पर लेकिन वहां पर भी इनका स्टेटस जो है नेशनल लेवल के हिसाब से जब हम लोग बात करते हैं माइनॉरिटी का लगता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें हिंदू के बारे में,
हिंदू को आप लोग बोले उत्तर प्रदेश में आकर या किसी दूसरे राज्य में आकर यहाँ पर, ठीक है, आप लोग बोले यहाँ पर गुजरात में, इसमें राजस्थान के अंदर में, तो यहाँ पर ये आप लोग को मेजोरिटी में नजर आएंगे। हरियाणा में बात कर लीजिए मेजोरिटी में नजर आएंगे, ठीक है। पर बात करें यहाँ पर अगर जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो वहां पर ये माइनॉरिटी में नजर आएंगे, जबकि यहाँ पर पूरे देश में ये मेजोरिटी में, पर यहाँ पर माइनॉरिटी में, तो उनको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलेगा उस राज्य के अंदर भी देखा जाए तो। ये बोला गया है। आप लोगों से कॉमन सेंस का क्वेश्चन अगर मैं खुद भी पूछूं यहाँ पर अगर देश का जिस तरीके से हमारी कंट्री में 28 स्टेट है और इसी के साथ में 8 यूनियन टेरिटरी है, तो जो माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देना चाहिए? बताइए, आप लोग वीडियो को पॉज कर इसका आंसर दीजिए। किसके द्वारा माइनॉरिटी का स्टेटस देना चाहिए? जितनी जो कथा मैंने अब तक आप लोगों को सुनाई है, अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछूं तो सीधी सीधी बात है यार, यहां से निकल कर आता है स्टेट के द्वारा माइनॉरिटी का स्टेटस देना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन सेंटर जो है वो उसको डिफेंड कर रहा है कि नहीं, मुझे ही माइनॉरिटी का स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि तुमने तो यार माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया, पर पूरे देश में हो सकता है वो कहीं माइनॉरिटी है कहीं मेजोरिटी है। पर लेकिन अगर स्टेट माइनॉरिटी का स्टेटस देगा तो वो ज्यादा बेटर तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी कि किस एरिया में माइनॉरिटी है और कौन सी मेजोरिटी है। अगर बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में तो वो मुस्लिम को मेजोरिटी ही बताएगा, माइनॉरिटी को नहीं बताएगा, और हिंदू को माइनॉरिटी ही बताएगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो मुस्लिम को माइनॉरिटी बताएगा और हिंदू को वो मेजोरिटी बताएगा। तो ऐसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो अगर ढंग से मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आना है तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसमें आप लोगों को सीधा सीधा काम करना पड़ेगा कि एक पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे देनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। हालांकि ये जो मैटर है अभी ये कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो इसके चलते यहां पर ये चीजें हैं। एक केस भी है टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2002 का केस है यहां पर, वो भी इसी मुद्दे से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। पर आर्टिकल 29 और 30 जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में बातें करते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन के बारे में बात की जाती है। वो अपनी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इनके लिए, उनके ही लिए बच्चे वहां पर पढ़ेंगे, उनके लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सच्चर कमेटी भी इसके लिए बनाई गई थी यहाँ पर, इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से नहीं उनके बारे में स्टडी की गई थी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, पर लेकिन याद रखिएगा माइनॉरिटी डिफाइन नहीं की गई है संविधान के अंदर में, माइनॉरिटी के बारे में मेंशन किया गया बस संविधान के अंदर में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था इसके बारे में आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट एक डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। खतरनाक बीमारी है भाई साहब, पर लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है मिजल्स के बारे में, जिसको आप लोग खसरा बोलते हैं। खसरे का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये काफी खतरनाक आप लोगों को बीमारी देखने को मिलती है, खासकर बच्चों में काफी ज्यादा निकल कर आती है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आप लोगों का मजा आ जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, ठीक है। यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर। इसी के साथ में जो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं उनके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। तो यानी कि भरपूर है यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चन ठूस ठूस के डाले गए इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए अच्छे से सुनिएगा, पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने ये डिस्कशन सुना है जब यहाँ पर आप लोग उसका आंसर देंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात क्या की जा रही है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी सोमालिया, यमन, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, इथोपिया, यहाँ पर जनवरी से लेकर फरवरी के महीने में दुनिया भर के मिजल्स के केस आए, यानी कि खसरे के केस आए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो यहाँ पर यही तो काम करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ध्यान रखता है कहाँ कहाँ क्या क्या केसेस आ रहे हैं और फिर लोगों को बताता है भाई साहब सावधान हो जाओ वरना दिक्कतें हो जाएगी। तो यही बात इनके द्वारा बोलेगी। और अभी रिसेंटली डबल हो गई केस, ये अभी 2 महीने के अंदर अंदर अभी यहाँ पर बात करें तो इसके चलते यहाँ पर यूएन की जो यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसी है उसके द्वारा भी यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेसिकली कि कहाँ पर कितने केसेस हैं ये कोई नहीं आप लोगों से पूछने वाला है। और जहां पर बच्चों की बात आ जाती है वहां यूनिसेफ आ जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो एटलीस्ट यहाँ पर ये काफी बड़ा यहाँ पर ये रोल प्ले करने वाला हो रहा है। तो ये एक तरीके से 21 लार्जेस्ट और डिसरप्टिव जो आउटब्रेक है उसके अंदर यहाँ पर ये इंक्लूड किया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या है यहाँ पर? 5 ऐसे देश जो रिसेंटली अभी यहाँ पर जो मिजल्स को हटा चुके हैं। तो ये भूटान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया और तिमोर लिसेते हो गया, ठीक है। इसी के साथ में 5th जो कंट्री यहाँ पर WHO के द्वारा यहाँ पर बेसिकली डिक्लेयर किया गया तो यह श्रीलंका, जिसमें मई 2016 में इन्होंने इससे अपना पीछा छुड़ाया। 6 देश ऐसे हैं जिसे रुबेला भी लगभग आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और तिमोर लिसेते इनका पीछा छोड़ गया यहाँ पर। देखिए हुआ क्या है, बेसिकली दिक्कतें क्या है, क्यों ये बीमारी निकल कर आ रही है? कोविड-19 ने भाई साहब इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बेकार कर दिया। तो इम्यून सिस्टम जैसे वो बेकार हुआ, अभी यहाँ पर कोई भी बीमारी जो है वो हमारे सर पर आकर नाचने लग जा रही है।
ठीक है। तो उसी की वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इसके चलते काफी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हम लोगों ने आधा चाट दिया, अब रहा सांस यहाँ पर वैसे खत्म हो रहा है। तो उसी के चलते इसके ऊपर ध्यान देने की बात यहाँ पर दी जा रही है। तो ध्यान देने का तरीका है, जी हाँ बिल्कुल तरीका दे तो रहे हैं यहाँ पर। अगर बात करें इसके बारे में तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यहाँ पर यह कि बीमारी कैसी है ये बताओ, यानी कि बीमारी कैसी है, मतलब ये बीमारी कैसे फैलती है वो बता दो एक बार। भाई साहब ये बीमारी जैसे फैलती है, कोई खांस रहा है, छींक रहा है, थूक रहा है, तो उससे दूर रहना वरना बीमारी लग जाएगी। फिर मत बोलना बताया नहीं था यार ये तो लग गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। तो ऐसे ये बीमारी आराम से लग सकती है, यानी कि डिस्टेंस बनाकर रखना है। कोविड-19 की बहन है, ऐसे इसके पास मत जाना वरना चिपक जाएगी आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में बात करें यहाँ पर, तो बताई दिया कैसे लग रही है। ये आज की नहीं है, 1963 में इसके लिए दवाई भी बना ली गई थी और लगभग 20 मिलियन की डेथ हो चुकी थी, 2 मिलियन की यानी कि 20 लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी यहाँ पर। ये इस टाइम पर जब यहाँ पर ये दवाई मार्केट में आई, तो इसका मतलब है कि इसके आने के बाद में बीमारी जो है वो कम हुई है। देखिए सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन जो लोगों को यूज की गई है तो फर्क तो पड़ेगा। वो नहीं कहते, आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले एक एडवर्टीजमेंट आया करता था, वो ताबड़तोड़ तरीके से ट्रक चलाया करता था और उसको लोग बोलते थे इतना तेज मत चला भाई साहब, किसी दिन ठुक जाएगा, मर जाएगा, पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें बोलते थे, ऊपर वो सुनता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद देखते हैं तो आते हैं, मतलब देखने को तो देखा तो दीवार पर तस्वीर टंगी हुई है, उसके ऊपर हार टंगा हुआ है, ठीक है। तो फिर बोलता है उसमें से तस्वीर में से निकल के उन्हें दिखाते हैं कई बार पिक्चर्स में, क्या तस्वीर बोल रही है, कहता है फर्क तो पड़ता है भाई। हाँ तब तो फर्क नहीं पड़ रहा था जब बोलते भाई कम सस्ता चला ले उसको, तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी बात करें तो यहाँ पर वैक्सीन जो है वो काफ़ी सही है यहाँ पर, और ये सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डाल रही है यहाँ पर ये चीज़ें, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो बच्चे हैं खासकर 5 साल से नीचे के, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है, तो उनको ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए बोलते हैं बच्चे का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, वरना सामने बहुत सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है छोटे छोटे बच्चों के लिए। उनको बादाम सादाम पिला खिलाकर पूरा टाइट रखो, ठीक है। मिजल्स वायरस जो है यहाँ पर ये है पारामाइक्सो वायरस, ठीक है। तो पारामाइक्सो वायरस फैमिली का आता है, यानी कि इस परिवार का ये नुमाइंदा है, जो कि यहाँ पर बेसिकली ये डायरेक्ट कांटेक्ट में या फिर एयर के थ्रू अगर कांटेक्ट में आएगा तो ये आप लोगों को ले डूबेगा। तो ये कैसी बीमारी है, एक वायरल बीमारी है, ये वायरस के थ्रू फैलती है, जो कि नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर थ्रू एयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्रेसिव इम्यूनाइजेशन जो ड्राइव है अक्रॉस द ग्लोब आप लोगों के सामने यहाँ पर चलाई जाती है। इसी के चलते अगर बात करें 73% कम हो गया 2000 से लेकर 2018 तक, यानी कि अगर यहाँ पर 2000 से लेकर 2018 तक आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा कम हो चुका है, तो ये याद रखिएगा। सिम्टम जो है इसके आप लोगों को देखने को मिलेंगे 10 to 12 डेज बाद में। सबसे खतरनाक दिक्कत यही मुझे यहाँ पर लगी, कोई बीमारी हो गई है आप लोगों को सिम्टम्स ही नहीं देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सिम्टम्स जो है वो निकल कर आने काफी बाद में। चिकन पॉक्स आप लोगों ने नॉर्मली सुना ही होगा, और ये मिजल्स हो गया, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा पिक्चर्स आप लोगों के लिए डाली गई ताकि आइडिया रख सको। बाकी ये मिजल्स के आप लोगों को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पढ़ लो इनको। कफ वगैरह हो गया, बॉडी पेन, इसी के साथ में गले में सब भी दिक्कतें देखने को मिलेगी, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये इसलिए बताया गया ताकि आप लोग इनको समझ सको कि कल को अगर किसी को ये लग रहा है तो समझ जाना, हो सकता है ये बीमारी भी हो रखी हो, ठीक है। तो एक खसरे की बीमारी हो सकता है इंसान को लग गई हो, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, खसरे की बीमारी से अपने आप को बचाना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बीमारी अभी कहाँ पर ये देखने को मिली अगर बात करें तो यूक्रेन में। देखिए आप लोगों ने देखा हमारे देश के बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनने के लिए गए हुए थे, तो डॉक्टर बनने का फायदा क्या होता है। यूक्रेन में 2017 से लेकर 20 तक ये बीमारी जो है 1,15,000 लोगों को हुई, बस ओनली 40 लोगों की डेथ हुई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे हैं यहाँ पर लेकिन अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बात करेंगे 4,40,000 लोगों को ये बीमारी हुई, 8,000 लोगों की जान चली गई। यहाँ अगर 1 लाख थे तो यहाँ पर मान लीजिए 4 लाख हो गए, तो 40 के कितना होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 4 चौक 16, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं 160 लोगों की डेथ होनी थी, 4 गुना अगर केस आ रहे हैं, पर लेकिन 8,000 लोगों की डेथ होगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की कमी है, ठीक है। फिलीपींस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 74,000 केस थे, 800 लोगों की डेथ होगी। मेडागास्कर के अंदर में 2,40,000 के करीब केस थे और 1,080 लोगों की डेथ होगी। तो आप लोगों से पूछ ले सबसे ज्यादा केसेस कहाँ पर आ रहे हैं, डेथ कहाँ पर हो रही है, तो आप लोगों को बता दी, यहाँ पर आप लोगों के सामने चार्ट भी है। तो मेडागास्कर, यूक्रेन, इंडिया, फिलीपीन, नाइजीरिया। इंडिया टॉप 5 में है भाई साहब, भूल मत जाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन जाएंगे, फिर बोलोगे क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं है, आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, वरना क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कर देते हैं, और ढंग से कवर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछूंगा फिर ये मत बोलना यार ये कहाँ से आ गया, क्योंकि क्वेश्चन भी बनाऊंगा इससे पूरा एक, ठीक है, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसी के साथ में इंटरनेशनल जो यहाँ पर एक तरीके से पब्लिक हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप के बारे में याद रखिएगा, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 7 अप्रैल 1948 में यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, और वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है।
अभी बोला 6 इसके ऑफिस हैं, वो 6 कहाँ कहाँ पर है भाई साहब? एक तो हमारे हिस्से में भी आता है, साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल ऑफिस है वो इंडिया के अंदर में है, अफ्रीका का कोंगो के अंदर है, यूरोप का डेनमार्क के अंदर है, ईस्टर्न मेडिटेरियन का इजिप्ट के अंदर में है, वेस्टर्न पैसिफिक का फिलीपीन के अंदर में है, और अमेरिका का बेसिकली यूएसए के अंदर में यानी कि वाशिंगटन डीसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बीमारी के लक्षण और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें वो समझ लिए। तो भाई साहब अपने बारे में नहीं जानोगे हमारी क्या हालत है इसको लेकर बीमारी को? हमारी हालत कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं है। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट केसेस आप लोगों को देखने को मिले 2018 में यहाँ पर 68,000 के करीब केस आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यानी काफ़ी सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिले, यानी कि ये बढ़ते घटते रहते हैं, ये डिपेंड करता है हम जो जैसी हरकतें करते हैं। इंडिया जो है यहाँ पर इसके द्वारा काफ़ी अच्छी चीज़ ये रही कि 2000 के करीब में 1 लाख से भी ज़्यादा केस आया करते थे, पर लेकिन अभी यहाँ पर 49,000 के करीब है 2015 में, यानी कि 2015 में 49,000 हो गए, 2018 में फिर से 68,000 हो गए। तो यहाँ से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, हमारी जो बेसिकली लापरवाही को ध्यान में रखते हुए चीज़ें चेंज होती रहती हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाए हैं, जी हाँ चलाए हैं, इसीलिए तो 1 लाख से इतने घट गए थे, और इनिशिएटिव थोड़े से डाउन हो गए तो फिर से बढ़ गए। तो यहाँ पर मिजल रूबेला ये वैक्सीन प्रोग्राम चलाया गया 2017 में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी ये चलाया गया, मिशन इंद्रधनुष यहाँ पर इसी के साथ में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष यानी कि इंटेंसिफाई करके भी चला दिया, पर लेकिन काम नहीं चला भाई साहब। क्यों? वो अभी समझेंगे हम लोग थोड़ा सा। बात करें यहाँ पर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया वीक सेलिब्रेट करते हैं ताकि चीजें सुधरे। तो 180 कंट्री मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, ये अप्रैल के लास्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कब यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में कई सारी जो वायरस डिजीज होती हैं वो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उनके लिए वैक्सीन को प्रमोट किया जाए, लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। और नेशनल इम्यूनाइजेशन जो वीक है वो 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया नियरली 20 लाख जो अनवैक्सीनेटेड और अंडर वैक्सीनेटेड जो चिल्ड्रन है वो आज की डेट में यहाँ पर इन दिक्कतों को झेल सकते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये रहती है कि सबको वैक्सीनेशन नहीं मिल पाता है, वो भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है। यूनाइटेड नेशन दूसरी एजेंसी यहाँ पर इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 लेकर चल रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके इस बीमारी से और कल को चल के कोई दिक्कत देखने को न मिले, तो उसके बेस पर काम किया जा रहा है। बाकी मिशन इंद्रधनुष जो है पूछ ले डायरेक्ट क्वेश्चन हो, जो कि क्वेश्चन भी होगा उसमें भी आप लोगों को पता चलेगा, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात की जा रही है, दिसंबर 2014 में यहाँ पर बात की जा रही है। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज देखने को मिला 90% यहाँ पर 2014 में जब लॉन्च किया गया तो 90% कवरेज के बारे में बात की जा रही है। तो कोई बोले 100% है, नहीं भाई साहब 100% कहाँ से कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने तो ये बोल देंगे हमको लगवाना नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वैक्सीन लगवाना नहीं लगवाना तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल कौन से के तहत बताइए, कौन से आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट है ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से एग्जाम में, बड़ा ही प्यारा सा। फोकस जो है वो बेसिकली पॉकेट पर जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा पड़ता है लोगों की उसको कम करने का था यहाँ पर। और यहाँ पर ग्राम स्वराज अभियान और एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान की फ्लैगशिप स्कीम की कैटेगरी में थे यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष, जिसके चलते कई सारा इंक्रीमेंट भी रहा यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को कवर भी किया गया। वैसे यहाँ पर बात करें तो इंटेंसिफाइड प्रोग्राम भी था यहाँ पर, जिसमें बात की जा रही है, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को फोकस किया जा रहा था, क्योंकि बच्चा और बच्चा दोनों का ध्यान रखना है भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। और इसको एनालिसिस भी किया गया प्रगति के थ्रू, यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्राइम मिनिस्टर इसको ऐड करते हैं, इसके थ्रू यहाँ पर देखा भी गया कहाँ कहाँ पर प्रगति हो रही है, तो उसको चेक भी यहाँ पर किया गया। तो बाकायदा ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है ना, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी चीज को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि यहाँ पर उसकी नहीं कहते खाल उखाड़ लो उसकी, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें कवर करनी है। तो कैसा लगा ये आर्टिकल जरूर बताना, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे सुना होगा। पर लेकिन हाँ ऐसे थोड़ी ना सुना है तो अब क्वेश्चन के आंसर दो ना। मिशन इंद्रधनुष 2016 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के अंदर में, तो किसके लिए है? इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, इंडिया ऑन रिसर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट आउटर स्पेस में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप लोगों ने सुना नहीं होगा ना इसके बारे में कुछ भी, तो भाई साहब ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग बोलोगे यार इंद्रधनुष कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, बेसिकली पृथ्वी के बारे में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के लिए यहाँ पर ये बेसिकली एक सॉल्यूशन है यहाँ पर, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं यहाँ पर। मिशन इंद्रधनुष बोला गया है 2014 में लॉन्च किया गया, जी हाँ 100% इम्यूनाइजेशन, नहीं भाई साहब 100% कैसे होगा, बोलाना भी आधे लोग नहीं लगवाएंगे, तो 90% इम्यूनाइजेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आ गया इसके निकल, तो आंसर इसका यहाँ पर ए हो गया। तो डिटेल में काफी एक्सप्लेन किया था एक एक पॉइंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर नेशनल इम्यूनाइजेशन जो सेलिब्रेशन के बारे में। तो ये मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, ये क्या था बेसिकली, ये आप लोगों को देखने को मिला था मार्च, ठीक है, मार्च ही था ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी अरे भूलना नहीं, इतनी जल्दी भूल भी गए, अभी तो बोला था 16 मार्च आ रहा है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली 16 मार्च यानी कि एक और क्वेश्चन है, ये पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। ये तो जरूर याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार इधर उधर चले गए, थोड़ा सा आइडिया भी आप लोगों को रखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी यहाँ पर यूएनओ की 7 अप्रैल 1948 में यहाँ पर जो बेसिकली डे सेलिब्रेट किया गया और इसी में वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है, सारी बातें अभी डिस्कस करी है आप लोगों से। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और ये सारी बातें जो भी है यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट और फलान ढिमकाना। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने है। अभी डिस्कस किया आप लोगों से एशिया पैसिफिक के अंदर में एलिमिनेट करना मिजल्स के बारे में। तो भूटान, इसी के साथ में DPR यानी कि जो कोरिया है, और मालदीव और श्रीलंका। तो बोला ना अभी सारे के सारे पॉइंट याद नहीं है यहाँ पर, यही तो इनके बारे में तो बात की गई थी यहाँ पर, ये सारे के सारे आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, इसका आंसर भी डी हो गया। तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना नहीं है, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी लेकर जाना है। वो बेसिकली एग्जामिनर जो है उसको लगना चाहिए कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने बड़े सोच कर बनाए थे, पर लेकिन ये बच्चे तो हैं SLV फैमिली के बच्चे हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। तो वो वाला माहौल आएगा, तभी पढ़ने में मजा है और तभी जिंदगी जीने में मजा है, ठीक है। तो इस तरीके से एंजॉय करते रहो, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल को और चलते हैं। देखिए आप लोग फीडबैक जरूर दिया करो, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताओ, बुरा लग रहा है तो बुरा बताओ, ठीक है। इसीलिए कमेंट बॉक्स भी खुला है आप लोगों के लिए, जो भी आप लोगों को मन में आता है वो लिखो यहाँ पर कम से कम कि हाँ अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, फीडबैक में क्या लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं, तो इनको ढंग से यूटिलाइज करो और कनेक्ट करने की अच्छे से कोशिश करो, ठीक है। एक आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कई सारी बड़ी बड़ी MNC होती हैं जिनको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि कम से कम 5 दिन जो है वो हफ्ते में काम के होने चाहिए और 2 दिन ऑफ होना चाहिए, और उस 2 दिन में संडे और सैटरडे आप लोगों का देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों की क्या राय है, अगर आप लोगों को बोले 7 दिन काम करना है तो 7 दिन में से आप लोग कितने दिन काम करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 डे भी ज्यादा है यहाँ पर, वो सॉरी 5 दिन भी ज्यादा है, तो 4 दिन जो है वो सही रहेगा। एक तरीके से यहाँ पर आने वाले टाइम में ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, अपने आप को इतना बिजी रख लेते हैं कि एक तरीके से अपनी फैमिली के लिए भी यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता है। और इसी के साथ में जो यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें बढ़ती हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। यानी कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि इंसान जो है वो अपने आप को बीमार कर लेता है, ना तो टाइम पर सोने का चक्कर रहता है और ना ही टाइम पर उठने का चक्कर रहता है, ना ही कोई एक्सरसाइज कर पाता है, पूरे दिन जो है वो काम में लगा रहता है। और ये आप लोग ध्यान रखिए, ये सारी चीजें यहीं पर ही धरी रह जानी है। आप लोग ये जो जिंदगी जीने आए हैं, पता चला किस दिन हार्ट अटैक आ गया, जरा सी देर में मिनटों में इंसान निकल जाएगा। और ये सारा जो माहिस्मती का साम्राज्य है यहाँ पर ये क्रिएट किया गया है, ये सारा का सारा साम्राज्य जो है वो यहीं पर ही रखा रह जाना है। तो इसलिए एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपनी जिंदगी को इंजॉय करने आए हो। और इंजॉयमेंट का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या आप लोगों को करना है और क्या नहीं करना है। बिना फालतू में बहुत सारी चीज़ों में हम लोग ऐसे लगे रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग यहीं पर ही रहने वाले हैं और हम लोग एक तरीके से कभी यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये रीज़न बन जाता है कि हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लाइफ को ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि बस बच्चों को पालना पोसना यही उनकी ज़िंदगी बन गई है, अपनी खुद की लाइफ जो है वो तांव पर लगा देते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ देखने को मिलती है, खासकर इंडियन सोसाइटी में। तो आप लोगों को अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग जाओगे, एक तरीके से खुशनसीब हो आप लोग इंडियन सोसाइटी में पैदा हुए हो। यहाँ पर माँ बाप जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बच्चे को 40-40, 45-45 साल तक भी माँ बाप बैठकर खिला रहे हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर में। ऐसी चीज़ें आप लोगों को वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर बच्चा ऐसे ही हुआ 15, 16, 17 का, तुरंत उसको बोल देते हैं कि अपने आप कमाओ और अपने आप खाओ। पर लेकिन आप लोग देखो, आप लोग के पेरेंट्स जो हैं किस हद तक आप लोगों को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं आखिरी दम तक, कि कुछ भी ना हो जाए, बस एक तरीके से बच्चे को एक प्रोटेक्शन जोन में हमेशा आप लोग रखते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो एक ऐसी चीज़ है यार जिसके ऊपर आप लोग समझ सकते हैं। तो इंसान को एक तरीके से सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो अभी यहाँ पर अगर आप लोग 4 घंटे अगर काम करते हैं एक सप्ताह के अंदर में, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं, सॉरी एक दिन के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए कि सप्ताह के अंदर कितने घंटे काम होगा। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि कल को चलकर बहुत सारी चीज़ों को सुधारा जा सके। खासकर जो आज की डेट में जो एक तरीके से जिस तरीके की सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो वर्कोहोलिक वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। हर एक इंसान अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं वर्कोहोलिक हूँ, और यही वर्कोहोलिक का जो रवैया है, इसकी वजह से मान लीजिए वो वर्कोहोलिक पर्सन किसी कंपनी का चेयरपर्सन बन गया, उसी के नीचे जो भी लोग बैठे होंगे वो यहाँ पर हो सकता है कि वो एक नॉर्मल माइंड सेट के, हो सकता है कि मैक्सिमम काम करने वाले नॉर्मल माइंड सेट के जो लोग होंगे उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, अपने जैसा उनको बनाने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से और दिक्कतें यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग देखिए यार, सारी चीज़ों में बैलेंस बनाना जरूरी है। और मैं आप लोग कई बार बता भी चुका हूँ, जब भी न्यू ईयर आता है मैक्सिमम जो सेलिब्रिटी हैं वो ये बोलती हुई पाई जाती हैं कि वो चाहती हैं कि एक बैलेंस बना कर रखा जाए, अपनी फैमिली के साथ में किस तरीके से उनको रहना है और अपने काम को कैसे उनको लेकर चलना है। तो ये काफ़ी बड़ा एक जद्दोजहद है आज के डेट में हर एक इंसान की ज़िंदगी में।
तो इसके बारे में आप लोग सोचिए, आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके की चीज़ों को लेकर चला जाए, यानी कि एक वर्कोहोलिक इन्वायरमेंट या फिर अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा। तो ये थे कुछ आज के एडिटोरियल, आई होप कि आप लोगों की समझ में आए होंगे अच्छे से और कोई डाउट नहीं होगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं, कल प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए और 99% जो है वोटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो इसके बारे में तो आप लोग यहाँ पर जाकर देखिएगा, काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है, जो कि यहाँ पर इससे रिलेटेड जो वीडियो डाली थी, ठीक है। तो उसको आप लोग जाकर देख लेना। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में डिटेल में मैंने कवर किया है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो डिटेल में किस तरीके से क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। रेगुलर जो आर्टिकल न्यूज़ में आते हैं ना, उसमें टाइम वेस्ट करने का फिर जरूरत नहीं रहती है। एक बार बैठ के उसको पढ़ लो अच्छे से और फिर जो है साइड में चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और भी जैसे यहाँ पर रिजल्ट आता है फिर उसके बारे में और आप लोगों से बात करूंगा, जो भी प्रेसिडेंट चुनकर आते हैं तो उसको फिर हम लोग और अच्छे से देखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर करो कि छूटे भी ना कुछ और आप लोगों की काफ़ी अच्छे से जो है तैयारी आगे बढ़ती रहे, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है। बाकी यहाँ पर जीएसटी को लेकर कई सारे इशू सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसे जीएसटी कई सारी जो कमोडिटी पर अभी लगाई गई है, तो आने वाले टाइम में जैसे कि जो दही पनीर वगैरह ये भी आप लोगों के महंगे होते हुए नजर आएंगे। इन पर 5% जीएसटी लगा रखा है, ठीक है। तो अभी जो है कल एक दोस्त था, उससे बातें कर रहा था, तो कह रहा है कि यार पनीर महंगा कर दिया उन्होंने, तो अब पनीर की सब्जी कैसे खाएंगे। फिर कह रहा है कि मेरे पास तो रखा हुआ है, अभी 1-2 पैकेट लेके आया था, उन पे तो नहीं लगा, मेरा पीछे छूट गया। तो यार देखो, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर मतलब एक कॉमन इंसान की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं उनको सिंगापुर जाना है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। किसके लिए बताइए, किसके लिए इनको सिंगापुर जाना है? तो अभी सेंटर से इनको परमिशन नहीं मिल रही है, तो ये इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोटेस्ट टाइप में कर रहे हैं। बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं कोई टेररिस्ट थोड़ी ना हूँ, मुझे ऐसे यहाँ पर रोका जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें इशू निकल कर आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कल को कोई आर्टिकल आएगा तो बातें करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये एक तरीके से काफ़ी एक दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों को पता है कई सारे इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। अभी एक लड़की की डेथ हो गई, तो उसके चलते भी प्रोटेस्ट चल रहा है। सेक्शन 144 वहाँ पर लगा दिया गया है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों के सामने वीडियो भी बनाई थी यहाँ पर। तो आप लोग देखना यहाँ पर ये तमिलनाडु के अंदर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या देखने को मिला, जिसकी वजह से पूरा तमिलनाडु जलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर देखिए, अलग से जो टॉपिक की वीडियो बना रहा हूँ ना, उसका बेसिक पर्पज मेरा ये रहता है ताकि जो रिपीटेडली चीज़ें कई बार आप लोगों को देखने को मिलती हैं उससे थोड़ा पीछे छूटा जा सके, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर आराम से, ये भी नहीं कि आप लोगों को छूट जाए कोई, वो मैं बता ही देता हूँ कि आप लोग कवर कर सकते हो, ओके। ज्ञानव्यापी केस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जो ये मैटर है अभी यहाँ पर कोर्ट के अंदर में है। काशी जो एक तरीके से यहाँ पर ज्ञानव्यापी मोस्क काशी विश्वनाथ जो टेम्पल का जो डिस्प्यूट है उसको लेकर यहाँ पर बातें हैं। तो ये अभी देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। जैसे सोल्यूशन आएगा इसके बारे में बातें करेंगे। पहले कई सारी वीडियोस के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग डाउट मत रखिएगा। जब भी डिसीजन आएगा, ये ऐसी चीजें होती हैं जो रेगुलर चलती रहती हैं, तो फिर जब भी सोल्यूशन आएगा तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो बातें चल रही थी उनका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चाइना की बदतमीजी आप लोग देखती हैं। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर आगे चलकर, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे उसके अंदर शिवलिंग के बारे में बात की गई थी, शिवलिंग पाया गया है उस पर्टिकुलर जो मस्जिद के जो परिसर में, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे 21 जुलाई को। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बात को सुनेगा। बाकी काफ़ी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है, कई जगह चीटिंग देखने को मिलती है, तो सीबीआई तक यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है जब यहाँ पर ऐसे मुद्दे आते हैं। तो सोचो कि सीबीआई किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए होती है और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कई सारे आर्टिकल आने वाले हैं, टेंशन मत लेना, एक दिन डिटेल में आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा जब भी यहाँ पर कोई एक तरीके से पूरा कंप्लीट प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे। तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ ये सारी चीजें कि एक जगह इकट्ठा करके उसको कवर कर लो, ठीक है। डे बाय डे छोटी छोटी चीजों को बस पता रखो, हल्का हल्का से ये चल रहा है मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, ठीक है। पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो गया, अभी डे बाय डे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, वो सारी चीजें, अग्निपथ, इन्फ्लेशन, जीएसटी को लेकर सेशन के अंदर वो सारी चीजें। तो ये काफी डिटेल में आप लोगों से कवर किया जाएगा आने वाले टाइम में। और वैसे अगर जल्दबाजी है थोड़ी सी तो पॉलिटी में जाकर कर लेना इसको, ऑलरेडी यहाँ पर टेलीग्राम पर चीजें अपलोड कर रखी है। पर्सन इन न्यूज में यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जो है उनके बारे में पूछा जा सकता है। इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई, ये हमारे बीच में नहीं है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये एक सिंगर थे और गिटारिस्ट, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो अभी बोला जा रहा है मोदी जी के द्वारा कि डिफेंस एक्सपोर्ट काफी अच्छा बढ़ गया हमारा 7 गुना, तो ये खुशी की बात है। और इसी साइड में एक दुख की बात है, 12 के करीब लोगों की जान चलेगी नर्मदा रिवर में गिरने की वजह से। थोड़ा सा काम है आप लोगों के लिए, होमवर्क यहाँ पर नर्मदा रिवर के बारे में थोड़ा सा जाकर पढ़ लेना। देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मैं भी आप लोगों को कई बार टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग इन चीजों को खुद से भी थोड़ा सा अपने से भी हाथ पैर मारेंगे ना, तो इसमें ये होगा कि आप लोग उनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा काम आप लोग खुद से भी देखा कीजिए। श्रीलंका के दुनिया भर के आर्टिकल आने वाले हैं, आगे भी और आ रहे हैं, इग्नोर करो कंप्लीटली। इमरजेंसी लग गई है, इलेक्शन होगा, सब चीजें, कोई भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यहाँ पर मिलकर दुनिया को काम करना चाहिए, तभी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो पाएगी, क्योंकि अभी काफी ज्यादा ऊपर नीचे इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। जीएसटी कंपनसेशन जो कि राज्य को दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो ड्यू पड़ा हुआ है, जिसके चलते काफी सारे लोग जो हैं वो टेंशन में है, बोल रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, आज की जो एसएलवी कमांडो है खुशी अच्छे से आंसर इनके द्वारा दिए गए, आप लोग इसी तरीके से पार्टिसिपेट किया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसको आप लोग लाल किला भी बोलते हो, 17th सेंचुरी में शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, 1628 से 58 तक। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर बात करें, जो कि आप लोगों ने खासकर देखा होगा जब भी हमारी कंट्री में 15 अगस्त हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो लाल किले की प्राचीर से ही झंडा फहराया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है दिल्ली के अंदर में। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर ये ब्लेंड यानी कि मिक्सचर देखने को मिलेगा, पर्शियन इसी के साथ में यहाँ पर, तो ये इधर ही आप लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी यहाँ पर लोग रहते थे तो उनका सबका कल्चर आप लोग यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में आप लोग यहाँ पर बेसिकली नजर आएगा। लगभग 120 एकड़ में फैला हुआ है यहाँ पर, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट बन चुका है, तो इसके बारे में इसलिए आप लोग समझ सकते हैं, तो कल को क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है। 5 नए शब्द आप लोग अपनी डिक्शनरी में यहां से ऐड कर सकते हैं, एक एक कर आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके ऊपर सेंटेंस जरूर फॉर्म करिएगा, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। स्पेल्ड आउट होता है यानी कि एक तरीके से समझाना, जैसे मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्लियर करना डिटेल के साथ में। ठीक है, आउटले यानी कि एक तरीके से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं लागत, किसी चीज में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। नज होता है एक तरीके से यहाँ पर टच करना किसी को, है बराबर में कोनी मार देना है, बराबर में अट। ठीक है, तो वाली की या फिर कोनी टच हो गई तो बोल देते हैं सॉरी यार टच हो गई, तो इस तरीके से तो आप लोग जेंटल स्वभाव में आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एक्रू मतलब वृद्धि होना चीजों में, जैसे मनी इंक्रीज होना, बेनिफिट होना। ये रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पीछे से जाकर चीजों को चेंज कर देना। ठीक है, कि बैकग्राउंड में से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम लोगों ने टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर दी, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलता है। डेली सारे के सारी जो चीजें हैं आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती हैं, तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन डेली आप लोगों को मिलते हैं, उन पे आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छी सी चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं। और ये टेलीग्राम का लिंक है, पर्सनल कोई चीजें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो studyloverveer@gmail.com पर, और जो भी वीडियोस आप लोग भेजते हैं ये स्टार्टिंग में लगाता हूं, उसके लिए थैंक्स लॉट यार, वरना मुझे टाइम लग जाता है कई बार इनके बारे में, तो आप लोग सेंड कर देते तो अच्छा लगता है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और हाँ फीडबैक जरूर देना। ओके।